क्या है मतलब आपकी इस चमकती त्वचा का राज? मैं जिम कुछ तो याद आया जिम के नाम पे आप? नई बॉडी थी तो ये सब ऐसे ऐसे डोले वोले बनने लग गए बिल्कुल। अब वो नहीं पता था कि वो सारे उठाने में हाइट छोटी हो जाएगी। अब तो बहुत डिमांड्स हो गई हैं एक्टर्स की। अभी तो एंड ऑल्सो पे डिस्पैरिटी भी बहुत है ना इस इंडस्ट्री में। हम भाजी तरकारी या सब्जी लेने के लिए थोड़ी निकले कि अच्छा bargain ठीक है करते 2 फिरें। टमाटर ऊपर से दे देना आप, और नहीं भैया वो थोड़ा कड़ी पत्ता तो आपको देना पड़ेगा ऊपर से। महमूद साहब के साथ भी मैंने महमूद साहब के साथ वो की थी दुश्मन दुनिया। वो कहते कि मैं इतनी अच्छी फिल्में मैंने की, कुछ कैरेक्टर्स मैंने ऐसे की थी जो लोगों को इतना पसंद आया था, पर उसके लिए मुझे अवार्ड्स नहीं मिले। कोई ऐसा किस्सा है सेट का जो किसी ने ना सुना हो, अनसुना सा कोई ऐसा किस्सा जो सलमान को सलमान बनाता है? अरे वो उनका लाफ्टर ही बहुत है हमारे लिए। वो जो दिल से हंसते हैं, वो ऐसे फसली पर हंसते हंसते उनको जो दर्द होता है और वो जो होता है, मैंने शायद उनको पप्पी भी हाथ पे दी है, क्योंकि वो ऐसे करते थे नहीं नहीं अली मत कर, अली मत कर, अली मत कर, तो वो फोर्स नहीं किया मैंने कभी भी। मैं लेके ऐसे आई हो तो कुछ तो लेके जाऊंगी, तो चलो हाथ पे पप्पी लेके जाऊंगी। मेल जब फीमेल बन करके उनके करीब आते ना तो उनको बहुत ऐसे बहुत वो होता है। और शाहरुख के साथ बहुत है। मुझे आज भी याद है, मैं पानी पूरी ऐसे खाए तो देखे तो एक ब्लैक कलर की मारुति वैन थी उस वक्त उनके पास, शायद ब्लैक कलर की गाड़ी थी शाहरुख भाई की, वो उसमें वो बैठे थे और वो सिग्नल पे आके सिग्नल रुकी थी एंड मैं यहाँ मजे में खा रहा हूँ एंड ऐसे टर्न किया तो उनकी खिड़की भी नीचे थी, ही वाज लुकिंग एट मी ओनली, ही डिड दिस, आई डिड दिस। कभी किसी ने ऋषि कपूर कह के बुलाया है? 1 मिनट एक और लेना पड़ेगा। और कादर खान साहब के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? कादर भाई बहुत चाहते थे, उन्होंने मुझे एक एनवलप दिया, मैं बोला अरे भाईजान इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा चल फोटो ले ले, बाद में वापस दे देना। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें देखते देखते हम बड़े हो गए हैं, लेकिन इन्होंने मानो अपनी उम्र के कांटे को कहीं रोक सा लिया हो। ही स्टिल लुक्स द सेम, जो इत्तू सा बोलकर इतना सारा हंसा देते हैं, जो जब दादी बन के, नानी बन के या फिर किसी भी किरदार में स्क्रीन पर आते हैं तो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आई एम श्योर अब तक आप पहचान ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अली असगर जी का हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू गरिमा, थैंक यू। कैसे हैं? क्या है मतलब आपकी इस चमकती त्वचा का राज? क्या क्या करते हैं आप ऐसा खास? क्योंकि आई एम श्योर आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले होंगे कि जी। आपने मानो उम्र को रोक सा लिया है। क्या कर रहे हैं आप ऐसा खास? मुझे खुद को नहीं पता गरिमा, ऑनेस्टली ये दिस इज जीन्स है, ये मम्मी पापा की देन है एंड पता नहीं, आई डोंट नो, रियली डोंट नो, बट हाँ वन थिंग इज दैट कि आई खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ और काम करता रहता हूँ एंड जो लोगों का प्यार मिलता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। यू नो आई एम वो, एंड आपको तो पता है हर एक्टर जो होते हैं वो वाह के भूखे होते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड ही वही है कि ऑडियंस से प्यार मिलता है, उनका रिकग्निशन मिलता है, वो जो तुमने किया था बहुत अच्छा किया था, अभी तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, अभी तुम थोड़े मोटे हो गए हो, अभी तुम पतले हो गए हो, अभी तुम फिट लग रहे हो। सो ये जो फीडबैक उनका कॉन्स्टेंटली मिलता रहता ना, हर एक्टर उसके लिए भूखा रहता है, बिकॉज हमें पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न विच हैज़ kept me alive honestly, because मैं और कुछ सोच ही नहीं सकता सिवाय एक्टिंग के। आपकी कॉफ़ी ले लेते हैं, फिर आपकी फिटनेस जो रजीम है उस पर भी बात करेंगे। सॉरी आपको कष्ट दिए भाई, थैंक यू वेरी मच जी। तो एट दिस एज आपने बोला कि आप खुश रहने की कोशिश करते हैं। क्या कोई पर्टिकुलर तरह की डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज रूटीन जिसको आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं? जो रिलीजियसली गरिमा इज वॉकिंग। ओके। मैं जिम वाला बंदा नहीं हूँ, मैं जिम मैं कुछ तो याद आया जिम के नाम पे हाँ, मैं आई टेल यू 14-15 ईयर्स का था जब भी, अब कहते हैं ना उस वक्त आपका ग्रोथ होता रहता है, ऐसे हाइट
उस वक्त आप बढ़ते हैं, जो आज के बच्चे नहीं मानते, क्योंकि मेरा बेटा इस रूल के खिलाफ है, अरे कम ऑन यार, इट्स नॉट दैट। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा ऐसे फ्लैब वैब ऐसे हो गया था। मुझे आज भी ऐसे लग रहा है क्यों मैं उस वक्त जिम ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता। तो मैं वो जिम ज्वाइन किया और शाम के टाइम पे हम जाते थे। मुंबई में चन्नी रोड एरिया है, वहाँ पर तलवार कर्ज करके एक जिम था वहाँ, एंड वहाँ ईरानी कम्युनिटी के हमारे ही मतलब नोन टू अस, नोन टू आवर फैमिली, सो वो वहाँ आते थे। एंड वो जिम से स्ट्रेट ऐसे वो था, स्पेस था, एंड देन मेन रोड, एंड देयर वाज अ बस स्टॉप देयर। सो ये 7-8 ईरानी बंदे जो थे, ये लोग वेट लिफ्टिंग और वेट ट्रेनिंग करते थे। और बिलीव यू मी, 6 बजे के बाद वहाँ जब तक वो लोग रहते थे ना, वो बस स्टॉप पे लोग बस छोड़ देते थे। अगर बस उनकी आ भी गई तो वो छोड़ करके इनको ही देखते थे, इनकी एक्सरसाइज कैसे करते थे। यूज्ड टू लिफ्ट खड़ा करके वेट गिराना, और उन्हीं के बीच में मैं एक ऐसे गरीब बंदा, ऐसे मुझे एक वो एल्यूमिनियम पाइप देते थी, वैसे लेके मैं ऐसे ऐसे करता रहता था, यूँ ऐसे। फिर वो ऐसे वो जो स्ट्रेचिंग्स होते हैं ना, इनिशियली जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो वो आपको ऐसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि मूवमेंट्स आपके खुले हो, वो करता रहता। तो वो लोग मुझे 2 बार देखे, 3 बार देखे, हेलो हेलो करते थे वो। एंड वी आर ऑल्सो ईरानीज फ्रॉम मुंबई, सो वो भी वैसे ही थे। तो वो देख के मुझे वो बोले, क्या कर रहा है पागल, ऐसे करके, ईरानी का बच्चा, चला जा लेट। वेट उठा, हाँ वेट उठाना शुरू। तो वो मैंने वो उनके साथ फिर वो शुरू किया, और वो थोड़ा पुलअप्स, बेंच प्रेस, ये वो। एंड नई बॉडी थी, तो ये सब ऐसे ऐसे डोले वोले बनने लग गए बिल्कुल। और वो दौर था जब ये रैम्बो, फर्स्ट ब्लड, यस, है ना, ये सब सारी फिल्में आती थी। तो हम भी ऐसे देख करके थोड़ा सा ये वो, अब वो नहीं पता था कि वो सारे उठाने में हाइट छोटी हो जाएगी। तो वो मतलब छोटे, मतलब उतने ही रह गए। और आज आलम ये है कि जो मैंने फर्स्ट सीरियल किया था गरिमा, 1, 2, 3, 4, अगर उसे आज 37 इयर्स के बाद भी एक्सटेंशन मिल जाए ना, तो मैं कंटिन्यूटी में हूँ, सकता हूँ। मैं अभी भी कंटिन्यूटी में। झुर्रियाँ ऐसे थोड़ी बहुत आ गई है, वरना हाइट और स्ट्रेचर उतना ही है मेरा, मतलब बॉडी उतनी ही है। सो एक तो गलती वो मुझसे हो गई थी, उसके बाद से मैंने कभी फिर जिम किया नहीं। एंड वॉक है, बैडमिंटन है, विच कीप्स मी गोइंग, ये चीज़ है। और सब खाता हूँ मैं, सब खाता हूँ, लिमिट में है। कभी कुछ एक्सेस हो जाता है तो फिर 3-4 दिन थोड़ा कट डाउन कर लेता हूँ, अदरवाइज ऐसा कोई नो नहीं है, नो आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दैट। हाँ, ड्रिंक्स वगैरह नहीं करता मैं, स्मोकिंग नहीं है, ये मतलब कभी भी नहीं हुआ है ये, बस सिनेमा सिनेमा सिनेमा। बचपन से ही सिनेमा, मतलब ऐसे घोट के पीने की कोशिश की है आप? वो शौक था। हाँ। जब तक प्रोफेशनली नहीं किए तो वो एक शौक था। स्कूल में हम उस वक्त दूरदर्शन पे सिनेमा, संडे की रात को फिल्में दिखाते थे। एक बार मतलब मैं 10th या 11th में पहुंचा तो शायद उस वक्त VCR आया था, तब नहीं तो तब तक तो जो दूरदर्शन पे होता था, ये हम सिनेमा हॉल जाते थे जी। पापा ऐसा टोंगा में वहाँ पे उस वक्त भी था कि वो लेके जाते थे, तो वो सिनेमा का था। और वो संडे के दिन जो देखते थे फिल्म, वो मंडे के दिन स्कूल में एनेक्ट करते थे थोड़ा दोस्तों के बीच में, वो वैसा शौक था। पर वो जब फिर सीरियल मिल गई एक्सीडेंटली और वो बन गए उसमें, फिर वहाँ से रिलेशंस पे, उस शुरू में एक दौर था हमारे यहाँ, आपके रिलेशंस पे, इमोशंस पे काम बहुत होता था। अगर मैंने अभी आपके साथ यहाँ मैंने काम किया हो फॉर एग्जांपल, अब आप कल यहाँ से कहीं और चले जाते हो तो आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ पे भी मुझे बुलाओगे। फिर कौन सी ऐसी फिल्म मिली थी रिलेशन? नहीं, मैं 1, 2, 3, 4 जो सीरियल किया था मैंने, वो 1, 2, 3, 4 सीरियल के दौरान हमारा उसी में एक जो प्रोडक्शन वाला था, वो प्रोडक्शन वाले ने मुझे न्यूज़ दिया कि भाई उधर वो चुनौती सीरियल शुरू हो रही है, कॉलेज के लाइफ के ऊपर एक चुनौती सीरियल दूरदर्शन पे आती थी।
ये सब उस एरा का बहुत हिट और कल्ट शोज थे, चुनौती जी, जी। 1 2 3 4। तो मैं वहाँ पे वो सीरियल मैंने किया। वो सीरियल किया तो वहाँ से उस सीरियल के एडिटर जो थे राजन वागदरे, उन्होंने फिर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो वो अली बाबा मेरा वो है तो वो कर ले। तो उनका पहला शो था गरौंदा, जिसमें नीलू फुले साहब, डॉक्टर श्रीराम लागू जी और हम उनके बच्चे बच्चे ऐसे बने थे उसमें। फिर ही स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी शोज, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, श्रीमान श्रीमती के बहुत बड़े मतलब कल्ट शो है वो। सो मेरे ख्याल से अगर उन्होंने 12 या 15 शो बनाए होंगे तो उसमें कम से कम 8 या 9 शो में आप थे। हाँ बाय डिफॉल्ट हम थे उसमें। सो दिस इज हाउ यू नो। आप फिर इतिहास किया था मैंने बालाजी के साथ, देन कहानी घर घर की ऑल्सो। वो उसने तो आपको एकदम घर घर का हिस्सा बना दिया था। मतलब वो गोल्डन एरा था टेलीविजन का। एंड ऑनेस्टली मतलब वॉट एवर वर्क एकता हैज़ गिवन मी, दैट हैज़ बीन आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिए जो कभी कोई और मुझे नहीं दे सकता था। तो दिस इज़ हाउ द वर्क यूज टू हैपन, यू नो। एक प्रोडक्शन वाला वहाँ गया, एक एडिटर वहाँ गया, वो हो गया। आप एक प्रोडक्शन के साथ काम कर चुके हैं, उनको आपकी हैबिट अच्छी लगती है। वो एक कहावत थी कि एक्टर 19-20 चलेगा लेकिन आदमी अच्छा होना चाहिए। वो लेट नहीं आता है, टाइम पर आता है, अपना काम बराबर करता है। एक्टर 19-20 है, वो चल जाएगा लेकिन ज़्यादा डिमांड नहीं है उसके। दैट इज़ व्हाट पीपल यूज टू, प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स यूज टू लुक इन एक्टर्स उस समय में। अब तो बहुत डिमांड्स हो गई हैं एक्टर्स की। अभी तो क्या क्या सुनने मिलता है बाबा, बहुत कुछ सुनने क्या मिलता है। सबसे बिजार चीज़ सुनी है आपने, क्योंकि आपने तो इतने सारे फिल्मों में प्रोजेक्ट्स में काम किया, इतने बड़े बड़े एक्टर्स स्टार्स के साथ काम किया, क्या सबसे बिजार डिमांड आपने सुनी कि भाई ये भी मतलब ये कैसी डिमांड है? नहीं, मैं अभी तो वो सब सुनने मिलते कि बहुत सारे वैनिटी वैन्स आते हैं किसी के लिए, ये कुछ कुछ एक्टर्स के लिए। एंड मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगती है। नॉट दैट अभी वो क्या है गरिमा, अभी आज दौर ऐसा हो गया है कि अब मैं कुछ बोलूँगा अगर भले वो राइट है तो 10 जन उसे रॉन्ग करने के लिए बैठे हैं उधर के। ये देखो इसको नहीं मिल रहा है इसलिए ये ऐसे कह रहा है, मतलब क्योंकि अननेसेसरली क्या है वो सारा प्रोडक्शन हाउस पे खर्चा चला जाता है। आप मैं वो देखता हूँ, वो एक एक्ट्रेस है या कोई है या कुछ है, वो उनको हाथ पकड़ के चलने के लिए एक बंदा चाहिए। वैनिटी वैन से उतरते तो भी वो होता है, फिर एक नीचे से आपके कपड़े को पकड़ के वो होता है। ये सारी चीज़ें वो समझ में नहीं आती। मतलब देर आर सबके अंतराज जो है वो 7-8 का वो हो जाता है। एंड दिस ऑल एक्सपेंसेस गोज इन द प्रोडक्शन ओनली ना। दैट इज़ वाई द रिकवरी इज़ नॉट देयर देन। आपके सारे खर्चे बढ़ गए तो समहाउ ये सारा चीज़ें फिल्म या शो पे ऊपर ही लोड आ जाता है इन सब चीज़ों का। और ये सब वो उस टाइम पे या हम जब काम शुरू किए करते गए ये सब चीज़ें थी नहीं। पर अगर मैं आज ये बोलूँगा तो ऐसे कहेंगे कि पर इस आउटडेटेड डर से है। हम सही बात बोलना बंद तो नहीं कर सकते। मन हाँ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना कि मतलब ये इन सब चीज़ों के ऊपर जो कर रहा है, कर रही है या कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि भाई एंड ऑफ द डे जो भी ये एक्स्ट्रा खर्चा है, बैगेज है और ये एसेसरीज और बेकार के जो ये सब है, वो उसका सारा आपके कॉस्ट पे चला जाएगा। फिर वो प्रोड्यूसर अगर उस प्राइस में नहीं बेच सका या उतनी रिकवरी नहीं हुई तो फिर अगले बार वो बनाएगा नहीं। अगर एक प्रोड्यूसर मर गया एज इन एक प्रोड्यूसर का फाइनेंशियली मर गया, उसका काम बंद हो गया, अगर उसने बनाना बंद कर दिया तो 1000 लोग जुड़े हैं, 1000 लोगों के घर है उसमें जो चल रहे हैं, छोटे लेवल बड़े लेवल। मतलब 2-4 जन तरापे भी बैठे बेचारे, लाइट वाले सब है उसके साथ। तो ये सबका रोलिंग, सबका खर्चा बंद हो जाता है। और ऐसे करते करते एक 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 कहीं ना कहीं ख़त्म होते जाते फिर। एंड ऑल्सो स्टार्स की फीस, हाँ वो फीस मतलब एग्जॉर्बिटेंट फीस है, रिकवरी उतनी है नहीं। तो इवन दे शुड अंडरस्टैंड कि भाई लेट्स कहीं तो कट डाउन कर लो, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो।
या कुछ ऐसे डील कर लो कि रिकवरी इतना होगा तो इतना शेयर, इतना होगा तो इतना, अगर इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना आएगा सो इसमें मेरा शेयर इतना, इतना मेरा शेयर. समहाउ वी हैव टू कीप आवर इंडस्ट्री अलाइव. एंड ऑल्सो पे डिस्पैरिटी भी बहुत है ना इस इंडस्ट्री में. जैसे मैं मुश्ताक जी के कुछ इंटरव्यूज़ देख रही थी, उन्होंने जिक्र भी किया था कि वो किसी बड़े एक्टर का नाम ले रहे थे, उनका कहना था कि उनके स्टाफ से कम फीस थी मेरी. तो ये पे डिस्पैरिटी, क्योंकि आप तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपको बहुत अरसा हो गया है समय काम करते हुए, आपको ये फील होता है कभी? क्योंकि स्टार्स की हर डिमांड पूरी की जाती है. कैरेक्टर आर्टिस्ट जो फिल्म में जान डाल रहा है, कई बार ऐसे होता है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट की वजह से फिल्म में जान आ जाती है, लेकिन उनकी और एक्टर्स जो बड़े स्टार्स हैं उनकी फीस में, उनको मिलने वाली सुविधाओं में बहुत अंतर होता है. नहीं, मैं चलो एक स्टार है, स्टार का ऑरा है, अरे वो डिज़र्व करता है गरिमा, ठीक है, वो डिज़र्व करता है. उसके गार्ड्स है, उनके ये है, उनके जो कुछ भी है उनको आप दे रहे हो. अगर प्रोड्यूसर उसको दे रहा है, इसमें ना मैं एक वो ही रखूँगा, अगर आप स्टार को वो दे रहे हो तो उनको जब आप नहीं कहते हो कि बजट नहीं है हमारा, प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर अगर उनको बजट दे रहे, हमारा बजट नहीं है, उनको तो आप बोलते नहीं हो, उनकी हर चीज़ें आप कंप्लीट करते हो, तो फिर आप कैरेक्टर एक्टर्स को भी दो ना. वो आपसे एक्स्ट्रा थोड़ी मांग रहा है, अपनी मेहनत का मांग वो रहा है. सिर्फ आपसे सर कोई भी कैरेक्टर एक्टर एक्स्ट्रा बहुत नहीं मांगेगा. वो क्या मांगेगा? वो 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मांगेगा ज़्यादा में ज़्यादा. वो ये तो नहीं बोलेगा कि मेरे लिए भी वैनिटी रखो, मेरे लिए 4 बाउंसर्स रखो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. नहीं होता है. यहाँ हमेशा प्रॉब्लम वहाँ आप दे देते हो, यहाँ फिर पेनी बोलते हैं ना, छोटे छोटे फिगर्स के लिए हाँ उसके लिए आप खिचखिच करते हो, हमारा बजट नहीं, हमारा बजट नहीं, हमारा बजट नहीं, हमारे होता है, उसमें होता है. और अक्सर तो क्या है हमारे यहाँ, ये मैं तो उस चीज़ में हूँ, या तो रोल बहुत अच्छा हो या पैसे बहुत अच्छा हो, कैरेक्टर बहुत अच्छा हो. कभी कभी हम वी ओवरलुक द मनी पार्ट बिकॉज द कैरेक्टर इज़ वेरी गुड. आई डोंट वांट टू मिस द कैरेक्टर. अब वो रोता रहेगा, प्रोड्यूसर किसी भी तरह से 19-20 करेगा, पर वो इतना मेरा टेम्परामेंट भी नहीं है कि वो इस सब के लिए मैं वो किच करूँ. पर ये कि नहीं, आई वांट टू डू दिस कैरेक्टर यार, कम व्हाट में कम, ठीक है चलो. तो कई कितने के बार तो मैंने कहा कि डोंट पे, मैं सिर्फ ऐसे कर रहा था, मेरे खाली मेकअप मैन वाले का था. अब क्या वो बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. नहीं, कल यहीं पर टीकू तलसानिया जी बैठे थे. वो एक फिल्म का जिक्र कर रहे थे. उन्होंने बताया कि मतलब यही कि उस फिल्म के लिए मुझे कहा गया कि आपको एक्सपोजर मिलेगा, ये ट्रॉफी मिलेगी, पर पैसे नहीं मिले. तो इसलिए नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोला किसी ने कि ये नहीं मिलेगा. मैं सामने से उनको कह देता हूँ कि भाई जाने दो, एक काम कर. अगर बिकॉज क्या हो जाता है, कभी कभी फिगर कुछ ऐसे कोट हो जाता है ना कि वो ऐसे लगता है यार ये तो मैं जब स्टार्ट किया था तो भी मैं ये फिगर पे काम नहीं कर रहा था. अब तो रहने दे, एक काम कर, ये रहने दे, मेरे मेकअप मैन को दे देना बस. आई विल डू द फिल्म, आई वांट टू वर्क, आई वॉन्ट टू डू दिस कैरेक्टर. तो फिर कहीं जा कर के वो खुद भी ऐसे हो जाते कि अरे नहीं यार, ऐसे तो नहीं हो सकता यार, मतलब उनके लिए भी इंसल्टिंग हो जाता है कि ये क्या करें. बोला नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस टू इंसल्ट यू और यार टू पुल यू डाउन. आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज लेट्स कट इट शॉर्ट. अब इस चीज़ के ऊपर हम और बहस नहीं करते. लेट्स एक हेल्दी माहौल में लेट्स वर्क, लेट्स मूव अहेड. तो आप जाने दो ना, ये पैसे की बात ही छोड़ दो यार. आई सेड आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, आई वांट टू डू फिल्म, आई वांट टू डू दिस कैरेक्टर. तो वो फिर खुद चलो ठीक है सर, लेट मी सी व्हाट. एंड आई रियली ट्रस्ट मी, मैं इसलिए नहीं करता कि मैं ऐसा करूँगा तो वो बेचारे शर्म के मारे ऐसे करेंगे. मेरा एंड ऑफ द डे मेरा लार्जर इंटरेस्ट इज आई वांट टू डू द कैरेक्टर, आई वांट टू डू द कैरेक्टर, एंड आई वांट टू सेव माय एनर्जी. हाँ, मैं ये सब मुझे ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगती. छोटी इन द सेंस, क्यों ये सब बातें करके हम टाइम ख़राब करें, एनर्जी ख़राब करें, और वो पॉजिटिविटी कम हो जाती है. फिर उसने ऐसे बोल दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया. छोड़ना यार, करेंगे आगे, बाद में देखेंगे, लेट्स मूव अहेड. ऐसे होता है. पर ऐसा हुआ नहीं है. मतलब फिर वो ओके इतना नहीं, अभी इतना, अरे मतलब यार जितना भी छोड़, लेट्स मूव.
हम क्या ये हम बाजी तरकारी या सब्जी लेने के लिए थोड़ी निकले हाँ, कि कि अच्छा bargain ठीक है करते 2 फिरेंगे। टमाटर ऊपर से दे देना आप, और नहीं भैया वो थोड़ा कड़ी पत्ता तो आपको देना पड़ेगा ऊपर से, या है ना, ऐसे वो सब नहीं कर रहे हम। और इतना वो करने के बाद ये सारी बातें करना या ऐसे करना, फिर वो फिर फिल्मों की तरफ मुड़ना कैसे हुआ, सीरियल से फिल्म वाला ट्रांजिशन, वो फेज कैसे आया? ये फिल्म्स भी जिनकी मैंने सीरियल की थी 1 2 3 4, उनके ही प्रोडक्शन का मुझे फर्स्ट फिल्म आई डिड चमत्कार, नहीं चमत्कार तो बाद में बाद थी, में थी। शिकारी शिकारी फिल्म, चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती, नसीर भाई, नसीर। एंड वो रशिया की सब वो सर्कस के ऊपर थी। सो आई प्लेड नसीर भाई का बचपने का कैरेक्टर किया था। सो दैट वाज द फर्स्ट फिल्म। उसके बाद कैसे फिल्म स्टार्ट हो गई, आई वांटेड टू डू केटरिंग ऑनेस्टली, मेरा वो ज़्यादा फिल्मों की तरफ या सीरियल की तरफ रुझान नहीं था। होटल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट करके एंड आई फिनिश्ड माय कोर्स, एंड मुझे इमीडिएटली वहीं से जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से वो प्लेसमेंट का भी मुझे आया था, टेक्सास में ऑयल रिग के लिए कॉन्ट्रैक्ट आया था, बट वो था कि 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑफशोर ड्रिलिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो डील ये था कि टिल दैट वर्क इज नॉट डन यू वोंट बी एबल टू कम बैक, मतलब देयर इज नो हॉलीडेज या दिवाली की छुट्टी या ईद की छुट्टी, ऐसी कुछ नहीं। हाँ, ये वो दे वंस वो ख़त्म हो गया, विल वाइंड अप एंड देन विल मूव अहेड, ऐसे। सो वो घर पे बीइंग द ओनली चाइल्ड वो इशू था कि यार तू चाहेगा समंदर के बीच में, कहाँ है, हम कनेक्ट कैसे करेंगे, तो क्या मोबाइल होगा, फोन्स भी नहीं होते कुछ थे, नहीं कुछ था, वो नहीं कम्युनिकेशन के बहुत इश्यूज होते थे उस वक्त। सो दे सेड के यहीं पे कुछ कर ले यहाँ पे, एंड उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट 92 93, उस वक्त इतना वो नहीं था यहाँ पे, होटल्स लाइंस मतलब वैसे रिवॉर्डिंग नहीं थे। तो एंड इसी दौरान कुछ फिल्में शुरू हो गई, मतलब कुछ ऑफर्स आने लग गए, मिलने लग गए, तो उस बीच में मैंने काफ़ी फिल्में की, सीरियल भी चल रहे थे एंड फिल्में भी, फिर उसमें मतलब शस्त्र मैंने की, महमूद साहब के साथ भी आप मैंने महमूद उनके साहब अंडर के भी साथ फिल्म वो की थी दुश्मन दुनिया दुश्मन दुनिया का। And that मुझे is- उस फिल्म के किस्से सुनने, क्योंकि मैं उसका पोस्टर देख रही थी, मैंने उसमें शाहरुख सलमान की फ़ोटो देखी और उसके बाद मैं उस फिल्म के बारे में पढ़ रही थी, हालांकि मैंने वो फिल्म अभी देखी नहीं, और जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो मैंने सोचा था कि आज मैं घर जा करके वो फिल्म खोज के कहीं देखने वाली हूँ। मुझे उस सेट के किस्से जानने हैं उन, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म दिखती है। नहीं, वो फिल्म थी उस वक्त ड्रग्स के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई थी, ड्रग्स किस तरह से ड्रग्स जो है वो जवान नौजवानों को बर्बाद करती है, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं उसके वजह से। सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, पर बाय द टाइम इट केम इट रिलीज्ड थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया था, सो आई थिंक सो दैट्स व्हाई आई डिडंट डू वेल। पर वो एंड इट्स मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था महमूद साहब के साथ। मैं ये मुझे कहाँ से इनकी ऑफ़र आई थी पता नहीं, उस वक्त मुझे 2 फिल्में एक साथ, अच्छा मेरी ज़िंदगी में आज तक मेरा हमेशा ऐसा है कि अगर मुझे ऑफ़र नहीं आया तो कुछ भी ऑफ़र नहीं आएगा, मतलब ना टीवी का ना थिएटर के लिए कुछ नहीं, मतलब 6 महीना 7 महीना ऐसे ही वो रहता है बिल्कुल। फिर सडनली इट स्टार्ट्स ना, तो 4-5 एक साथ, अच्छा उसी डेट में उनको शूट करना है, उसी पीरियड में 2-4 दिन आगे पीछे, पर उस चक्कर में क्या हो जाता है 4 में से किसी एक को आप हाँ कह सकते। और उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था, मैं बरसात के लिए भी सेलेक्ट हुआ था, बॉबी देओल वाली फिल्म, और इनके लिए भी सेलेक्ट हो गया था, तो वो अच्छा दोनों सेम डेट्स थे, पर मुझे ऐसे था कि यार नहीं, मैं आगे कभी तो मुझे मौका मिलेगा राजकुमार जी संतोषी सर के साथ काम करने के लिए, लेकिन महमूद साहब जिनकी वजह से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैंने एग्जाम छोड़ दिया, मैं उनको उनकी सारी फिल्में, मतलब आज भी आई एम श्योर उनकी कौन सी ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसकी DVD मेरे पास नहीं है। जब भी डाउन होता हूँ या कुछ होता हूँ तो आई प्ले दोज फिल्म्स, आई वॉच दैट नंबर ऑफ टाइम।
तो वो फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गए, वो गए, उन्होंने कहा कि मेरे विलन का रोल है बेटा, तो विलन का खुद को मैं विलन कहाँ से, बोला सर डन डन डन। क्योंकि मुझे गरिमा 10 से 15 दिन तो सिर्फ मैं उनको ऐसे देखता था, ओ में थे। और उनकी नाक कैसे है, उनके कान कैसे है, उनके आईब्रोज ऐसे है, हाँ ये ऐसे है, वो हाथ उनका हमेशा ऐसा रहता था, क्योंकि वो है ना यहाँ सिगरेट अपना रुमाल रखते थे, ये हाथ में उनका हमेशा रुमाल रहता, और ये स्मोकिंग की वजह से, तो जब कुछ होता भी नहीं था तो वो हाथ ऐसे ही रहता ऐसे था। हाथ, उनका हाथ दिखता रहो कैसे बैठे। मेरे लिए तो मतलब ऐसे था कि होता है ना कि आप कुछ भी बोल दो सर, मैं कर दूंगा, जो हुक्म मेरे आका, आई डू इट फॉर यू। एंड वो सेट पे मस्ती उनकी, वो हर चीज उनकी, इतने किस्से है। उस समय उनकी तबीयत भी खराब उनकी चल रही तबीयत डाउन थी, वो मतलब जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तब तक तो नहीं, उसके बाद फिर वो सिलेंडर और वो ऑक्सीजन जो लगाते थे, मतलब उम्र भी हो गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर स्टिल वो चार्म उनका और वो ह्यूमर कभी नहीं जाता था। इतनी चीज़ें उनसे सीखने मिली ना कि कुछ किस्से सुनाइए कुछ ना। किस्से, मतलब वो मतलब बातों बातों में हमेशा वो था कि वो भी एक किस्मत को, पावर को, कुछ एक सुपर पावर है जो सब हमको गवर्न करे, उस चीज़ में बिलीव करते थे। एक होता ना, वो कहते कि मैं इतनी अच्छी अच्छी फिल्में मैंने की, कुछ फिल्में, कुछ कैरेक्टर्स मैंने ऐसे की थी जो लोगों को इतना पसंद आया था, पर उसके लिए मुझे अवार्ड्स नहीं मिले, उसके लिए रिकग्निशन नहीं मिला मुझे। कुछ इतनी अच्छी फिल्में थी कि ट्रायल में और इसमें सबका ऐसा था कि ये तो श्योर शॉट विनर है, सुपर हिट होने वाली, वो फिल्में चली नहीं। अच्छा, उनको इस बात का हाँ, ये मलाल वो रहता सब था कि यार ये चली नहीं, इसके लिए मुझे वो नहीं मिला, उसके लिए मुझे रिकग्निशन नहीं मिला। बोले क्यों, ये सब क्यों होता है? मैं काम तो रोज निकलता हूँ जब, तो मैं ये नहीं डिसाइड करता कि मैं आज गरिमा के लिए जा रहा हूँ तो मैं अच्छा काम करूँगा, मैं अली के लिए जा रहा हूँ तो मैं अच्छा काम नहीं करूँगा, इसमें मुझे पैसे कम मिले तो मैं कम एनर्जी डालूंगा। बोलता है ऐसा नहीं है, हम जब निकलते काम कर रहे, जो भी कमिटमेंट की, मोर देन 100% एनर्जी एंड एफर्ट सब उसमें डालते, तो क्यों कैसे कुछ चीज़ें चलती है और कुछ चीज़ें नहीं चलती है, लोग उसे एक्सेप्ट करते नहीं करते। बोले बेटा इसलिए क्योंकि कोई तो है जो तरापे पे बैठा है, जिसकी वजह से फिल्म चलती है। अब तरापा आप समझिए क्या है, व्हाट इज तरापा? ऊपर बैठा है। ऊपर बैठा है मतलब, अब ये देखिए ये स्टूडियो है ना आपका, ये जब हम सेट बनाते हैं, सेट्स होती है तो सेट की हाइट बहुत ऊपर होती है, तो ऊपर है ना वो वुडन प्लैंक्स रखते हैं, बांधते हैं झाड़ी झाड़ी रस्सियों से चारों तरफ, उसको जो फट्टे जैसे बांधते फट्टे हैं। जो बांधते हैं ना उसको। अभी जैसे आप, जैसे अभी ये यहाँ पर आपका सेट है, ये समझो ये तरापा है, लाइट्स, क्योंकि ऊपर लाइट्स चढ़ाने होते हैं तो लाइट्स वगैरह रखने के लिए, और वो बेचारा लाइटमैन जो होता है वो सुबह आता है, वो गंजी में रहता है, शर्ट निकाल देता है, पानी के बोतल और कुछ स्नैक्स उसके साथ लेकर वो ऊपर जाता है, लंच तक वो ऊपर ही रहता है, ऊपर गर्मी में वो लाइटें घुमाता है, कट करता है, सब कुछ करता है, फिर वो लंच में नीचे उतरता है, फिर लंच के बाद वापस चढ़ता है टिल द पैकअप, जब तक पैकअप हो। तो महमूद साहब कहते थे कि कोई तो तरापे पे बैठा है जिसकी वजह से फिल्म चलती है, क्योंकि 100 से 150 लोग एक फिल्म के साथ जुड़े रहते हैं जो काम कर रहे हो उस फिल्म के लिए, और उनके बाकी के फैमिली मेंबर्स, तो ये ऑलमोस्ट आपके 800 900 1000 के करीब हो जाएंगे। कितनों का घर चलता है उसमें, कितने के पेट पलते हैं उसमें, तो वो कहते थे किसकी दुआ लग जाएगी जिसकी वजह से फिल्म चलती है, तो इसीलिए कहते थे कोई तो तरापे पर बैठा है जिसकी वजह से फिल्म चलता है। बहुत किस्से अरे तो सुनाइए, हम सुनने 1 2 बैठे 3 4 5 6 7 हम सच में सुनने बैठे। और हम ना, जैसे महमूद साहब से हमारा मिलना नहीं हो पाया कभी, हमने उनको करीब से नहीं देखा, आपने उन्हें देखा है, हम उनको आपके ज़रिए जानते समझते और जीते हैं। बहुत मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि नौकरी कर रही हूँ कि इतने सारे लोगों के बारे में डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस सुनने मिलते हैं। तो आप सुनाइए, हम सुनने ही बैठे हैं। वो जब उन्होंने फिल्म वगैरह में काम करना छोड़ दिया था, तो वो फार्म हाउस उनका बेंगलोर में था, वहाँ चले गए थे वो,
उनके घोड़े भी थे रेस कोर्स वगैरह में, फार्म हाउस, ब्रीडिंग वगैरह भी कराते थे, सब था। तो वो मंसूर बोले बोले कि उनके बेटे ने बताया, तो बोले को पहले, अब क्या होता है जब हम रोज़ शूट कर रहे हैं, रोज़ शूटिंग चल रही है, रोज़ शूटिंग चल रही है, फिर ऐसे बीच में आता है कि 4 दिन का गैप है, तो उस दिन रात को ना, जिस दिन अरे मज़ा है यार, ये 4 इसी दिन, फिल्म के शूट की बात है? ये नहीं, इसके फिल्म के बाद की बात है। पर मैं एक जनरल कह रहा हूँ कि हम एक्टर्स यूजुअली क्या होता है कि हम डेली सोप वाले खास तौर पे, अब जब आप फिल्म शूट करते हो तो आपका 5 दिन ये शेड्यूल में, या 10 दिन या 12 दिन या 20 दिन का शेड्यूल है, पर आपको पता है कि 20 दिन के बाद आपको ये गैप है, तो इतना स्ट्रेन नहीं होता। पर जो डेली सोप के एक्टर्स है ना, उनको मुश्किल से 1-2 दिन की गैप्स होते, बट वो रेगुलर, वो 7:30 बजे घर से निकलना, रात को 10-11 बजे घर वापस आना, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोरियत भी हो जाती है, और ऐसे होता है थोड़ा सा बीच में गैप आ जाए, हॉलीडे मिल जाए 2-3 दिन तो अच्छा लगेगा। और जिस दिन हॉलीडे मिलती है ना, तो 10, 10:30, 11 बजे तक बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आदमी को फिर ऐसा होता है यार, शूट होता तो ज़्यादा अच्छा हाँ, था यार, अब क्या करें? अब क्या करें, क्योंकि आप 7:30 के बजाय आप ज़्यादा में ज़्यादा 9 बजे सो गए, 9 बजे तक आप सोए, उसके बाद आप उठ गए, उसके बाद फिर ऐसे होता है आज अच्छे से नाश्ता करूँगा, आज घाई में नाश्ता नहीं करना है, पर वो एक बोरियत हो जाती। तो सेम चीज़ उनके साथ थी, क्योंकि वो वहाँ गए तो वो बता रहे थे कि 1 हफ्ता 10 दिन तो वो सुबह जाते थे, आफ्टरनून में आ जाते थे वहाँ से फार्म हाउस जा कर के, फिर पूरा दिन रेस्ट था, एंड ही स्टार्टेड मिसिंग समथिंग। सो ये था कि क्या मिस कर रहे, तो देन ही रियलाइज्ड एंड ही कॉल्ड हिज वाइफ एंड ही सेड कि तुम मुझे बता सकती हो क्या मिस किए होंगे वो? काम, नहीं, काम सेट और एक्शन, यू आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब तुम उसी कॉन्टेक्स्ट में हो। ही कॉल्ड हिज वाइफ एंड ही सेड कि मेरा मेकअप किट वहाँ से भेज दे। मेरा मेकअप किट, हर एक्टर का, एक्ट्रेस का, हीरोइन का वैनिटी बॉक्स होता है वो, जो जिसमें, तो वो उनका वो मेकअप किट आया था, तो फिर वो सुबह हल्का सा ऐसा वो करके वहाँ जाते थे, और वो हो जाता था जैसा उनका 1:30-2 बजे लंच के लिए वो आते थे, तो आते थे फिर ऑयल से, क्रीम से निकालते थे, तो वो एक जो खुशबू थी मेकअप की, और वो इतने सालों से उनको जो ये काम करने का जो हैबिट था उनको, ये वो मिस कर रहे थे। सोचिए तो कितना एक एक्टर मतलब वो उसके लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में वर्किंग, शूटिंग कितनी अहमियत रखती है, एंड वो आपके बॉडी का हिस्सा बन जाता है, फिर आप उससे दूर जल्दी नहीं हो सकते, बहुत कलेजा चाहिए दूर होने के लिए। हाँ, एज हो जाती है, और या तो आप वॉलंटरली आप रिटायरमेंट ले लो कि नहीं अभी मुझे करना ही नहीं है, इफ़ यू आर कंटेंट नो प्रॉब्लम, बट जल्दी आदमी इतना कंटेंट नहीं होता है कि हर, तो ही यूज्ड टू पुट मेकअप एंड गो एंड देन कम एंड रिमूव इट। इवन व्हेन ही इज नॉट शूटिंग। ही इज नॉट शूटिंग। Once an actor, always an actor. यस, और ऐसे ही हम उन्हें याद भी करते हैं। लेजेंड्स यार, लेजेंड्स वो लोग तो। उस फिल्म में शाहरुख और जो सलमान का जो कैमियो है, वो भी दोनों लोग महमूद साहब के लुक से वो इंस्पायर्ड है ना उनके दोनों के? एक मेरे ख्याल से शाहरुख ने जो किया था वो कुंवारा बाप में, महमूद साहब ने जो गेटअप लिया था वो छोटे मूंछ वाला, उस कैरेक्टर पे किए थे, और सलमान भाई से वो किशोर कुमार सर का वो पड़ोसन में रिंग वो कैरेक्टर कराए थे। वो सीक्वेंस भी था कि हम दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, मंसूर, मैं, उसमें जॉनी वॉकर साहब के साहबजादे भी थे, नासिर, तो वो हम लोगों में कुछ झगड़ा हो जाता है, एंड देन सलमान भाई एज किशोर कुमार ही कम्स इनसाइड, तो बोले वो छोटा सा गाना भी एक उन्होंने शूट कराया था, बोले ये क्या है, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, ये थोड़ी उम्र है कुछ झगड़े करने के लिए, अड़िंग वैसे ही गाना कुछ वो करके हमने शूट किया था। तो 1 day वर्क फॉर सलमान भाई। हाउ वाज लाइक शूटिंग विद शाहरुख एंड सलमान? तब नहीं, आई शॉट विद सलमान भाई, शाहरुख भाई के साथ मेरा पोर्शन नहीं था। शाहरुख भाई वाज विद जीतू सर, जो हीरो के फादर बने, वो पोर्शन उनका था। सो आई वाज नॉट देयर ऑन द सेट दैट टाइम, यहाँ पे था।
मस्ती कर रहे थे सलमान, क्योंकि उनका गेटअप भी वैसा अरे वो था। तो सलमान भाई तो इज ऑलवेज इट्स फन टू वर्क विद हिम यार, ऑन सेट ऑल्सो जो एनर्जी उनको आती है, एंड एकदम कूल है, बहुत कूल है, चिल्ड, इज ऑलवेज चिल्ड। कुछ याद आ रहा है आपको कोई किस्सा? नहीं, मैं याद करने की हाँ। कोशिश कर रहा हूँ क्या था, बहुत पुरानी बात है अभी। उनके बहुत साथ तो आपने कपिल शर्मा वाले शो में भी बहुत बार शूट किया है और आपने उनके साथ फिल्म भी की है। कोई ऐसा किस्सा है सेट का जो किसी ने ना सुना हो, अनसुना सा कोई ऐसा किस्सा जो सलमान को सलमान बनाता है? नहीं, पर सी एक चीज़ है कि वेनेवर क्या होता है, सी आई टेल यू, ये हमारे जितने भी शोज़ है, ये जो हम लोगों ने चाहे कॉमेडी नाइट हो, कपिल शर्मा शो हो, और भी दूसरे शोज़ है, वो कृष्णा भी जो करता था, अलग अलग शो, जिस रियलिटी शो में सलमान भाई जाते हैं या जो दूसरे सेलिब्रिटीज़ भी जाते हैं, सी पहले एक ये सारे शोज से पहले जो सिंगिंग शोज होते थे, डांसिंग शोज होते थे, जिसमें सिर्फ जज बन करके ये जाते थे, ये देखते थे परफॉर्मेंस, और ये होता था वेरी नाइस, गुड, अच्छा लगा, तुमने ये अच्छा किया, थोड़ा सा और इसमें बेटर कर सकते हो, या ये बेस्ट था, यू आर द बेस्ट, है ना, जो भी है वो एक उतनी राय दे करके वो खत्म हो जाते थे। अब क्या हो गया है, स्पेशली विद कॉमेडी नाइट विद कपिल, वहां से जो सेलिब्रिटीज का पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट हो गया है, वो बढ़ गया है, इट्स मोर देन दैट। मतलब हम मैं बोलते हैं ना कि कुछ पर्सनल स्पेस में भी हम चले थे, आपने क्योंकि हम उनका रिसर्च करके उसके ऊपर चीज़ें बनाते हैं, उनके खाने के तरीके, जैसे अक्षय सर के लिए होते, सुबह 4 बजे उठ जाते, बोले यार आप तो हमको भी बोल रहे थे कि 5 बजे की शिफ्ट रख ले, आप 4 बजे उठ जाते, हम तो 4 बजे सोते। तो वो मतलब उसको जितना हम हल्के में, मस्ती में ले सकते हैं, हम वो चीज़ यूज़ करते। बट वो सलमान भाई का ना, वो एक चीज़ है जो वो दिल से इन्वॉल्व होते हैं हर एक एपिसोड में। कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि वी ऑल आर डूइंग दिस टू एंटरटेन द ऑडियंस। कभी उन्होंने कुछ ऐसा पंच, कोई ऐसा स्क्रिप्ट में लाइन ऐड की जिस... अरे वो उनका लाफ्टर ही बहुत है हमारे लिए, वो जो दिल से हंसते हैं, वो ऐसे फसली पर हंसते हंसते उनको जो दर्द होता है, और वो जो होता है, वो मतलब वो जहाँ वो हंसना शुरू कर देते थे, हमारे लिए तो ऐसा था कि यार हम जीत गए, हम लोग पास हो गए बिल्कुल। अच्छा, दूसरा उनको क्या है, वो जो कैरेक्टर हम करते हैं, मैं वो नानी बोलो या दादी बोलो, जो मेल जब फीमेल बन करके उनके करीब आते हैं ना, तो उनको बहुत ऐसे बहुत वो होता है। एंड मैंने भी कभी लाइन ऐसा क्रॉस नहीं किया उनके साथ। मैंने शायद उनको पप्पी भी हाथ पे दी है मैंने उनको, क्योंकि वो ऐसे करते थे, नहीं नहीं अली मत कर, अली मत कर, अली मत कर, तो वो फोर्स नहीं किया मैंने कभी भी। मैं लेके ऐसे आई हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगी, तो चलो हाथ पे पप्पी लेके जाऊंगी। सो इज टू बिग यार, इज लार्ज हार्टेड, somehow why नहीं पता, लेकिन हमको उनको एंटरटेन करना और उनको हंसाना, वो हंसते तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं, हम लोग भी। ऐसे कभी बिना शूटिंग के कभी उनके घर पर उनसे मिलना, मुलाकात हो पाती नहीं है? उतना मैं कभी, वैसे मैं बहुत क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा जल्दी मिक्सअप नहीं होता। आई एम नॉट एट ऑल अ पार्टी। मैं पार्टी भी जाता हूँ तो ऐसे देख के मुंह दिखाई करके ऐसी जगह खड़े रहता कि यहाँ से अभी निकल के नहीं है, मेरे पहले से शौक नहीं है इसका इतना। आई डोंट नो वेदर दिस इज गुड और नॉट, बट दिस इज हाउ आई एम। और शाहरुख के साथ? भाई के साथ भी मैं तो उनका चमत्कार तीसरी या चौथी फिल्म थी, तब उनके साथ शूटिंग की थी। चमत्कार की फिर मैं राम जाने में था, पर उनके साथ सीन में नहीं था। जोश, वी डिड जोश फिल्म की थी, उसमें तो आगे पीछे सामने ये था। पर दैट व्हाट लव एंड रिस्पेक्ट ही गिव्स इज, उनकी हम्बलनेस के बहुत किस्से सुने। बहुत है। मुझे आज भी याद है, हम बैंड्रा में वो एल्को मार्केट है, मतलब बहुत फेमस है वहाँ पे पानी पूरी वाला है, बहुत फेमस पानी पूरी है वहाँ।
तो मैं और मम्मी, दिस इज आफ्टर वी शॉट चमत्कार की शूटिंग वगैरह हो गई थी और रिलीज हुई थी या नहीं हुई थी पता नहीं। अब मैं और मम्मी बोली कि मुझे कि पानी पूरी खाना है, चलो। तो मुझे चलो मम्मी, हम गए, वो कपड़े वपड़े ले लिए उन्होंने, फिर पानी पूरी खा रहे थे। तो 2 दुकानें थी ऐसे, फॉर एग्जांपल वी आर ईटिंग लाइक दिस इज द फुटपाथ, और यहाँ पे एक वो वाटर शुगर केन की जूस की शॉप थी एक, यहाँ पे कुछ थी, इसके बीच में से रोड दिख रहा था। अभी मैं ट्रैफिक, बहुत हैवी ट्रैफिक रहती है उधर। तो पानी पूरी ऐसे खाए तो देखे तो एक ब्लैक कलर की मारुति वैन थी उस वक्त उनके पास, शायद ब्लैक कलर की गाड़ी थी शाहरुख भाई की, वो उसमें वो बैठे थे और वो सिग्नल पे आके सिग्नल रुकी थी एंड मैं यहाँ मजे में खा रहा हूँ एंड ऐसे टर्न किया तो उनकी खिड़की भी नीचे थी, ही वाज लुकिंग एट मी ओनली एंड आई डिड दिस लाइक पता नहीं कब से ट्रैफिक में बेचारे अटके वो देखे। सो दिस इज हाउ ही इज, मतलब अगर आप एक बार उनके साथ काम कर लिए तो वो भूलेंगे नहीं आपको, यू नो, मिलेंगे कहीं पे भी मिलेंगे, एक टाइट जप्पी देते हैं, बड़प्पन है उनका। ये ऐसे ही नहीं लेजेंड्स बनते हैं। बच्चन साहब के मैंने वो एक बिंगो शो था, बिंगो, जिसमें अभिषेक वॉज एंकरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मैं उनका असिस्टेंट बना था। सो मैं बच्चन साहब के साथ फिल्म एक कर चुका था, एतबार में शूटिंग हो चुकी थी, हम किसी से कम नहीं करके एक फिल्म थी, उसमें भी मेरा एक छोटा सा पार्ट था उसमें, विच आई डिड दैट। एंड केबीसी हम गए थे, कहानी घर की तरफ से 2 बार केबीसी में जाने का मौका मिला, तो हॉट सीट पे उनके साथ थे एंड वेरी वार्म वैसे थे। सो हम अभिषेक मुझे ले गए मिलाने के लिए जब बच्चन सर आए थे बिंगो की शूटिंग के लिए, तो दैट ही इज़ माय कंडक्टर, मतलब वो बस का वैसे था, आई एम द ड्राइवर एंड ही इज़ द कंडक्टर, ऐसे करके। तो बच्चन साहब ऐसे हाथ में, ओ या डेफिनेटली वी हैव वर्क टुगेदर, डू यू रिमेंबर। और मेरा ऐसा था, सर ये मेरा लाइन है, ये आपका लाइन नहीं है कि वी आई हैव वर्कड विथ यू सर, डू यू रिमेंबर। आप नहीं बोल सकते ये लाइन, मतलब आप, हाउ, यू नो, यू आर टू बिग फॉर दिस लाइन सर, बट दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस। ये ऐसी पर्सनालिटीज है, लेजेंड्स है, ऐसे ही लेजेंड्स नहीं बनते। इट टेक्स अ लॉट। एथिक्स, क्योंकि क्या हम सी ऑल सेड एंड डन कहीं ना कहीं एक हम उस चीज में रहते हमेशा कि मैं जाऊं क्या मिलने, पता नहीं किस मूड में होंगे, पहचानेंगे कभी, हाँ साला पोपट ना हो जाए फिर, यस ऐसे करके कभी बोल दिए तो ओके ना, तो इज्जत हमारी ख़राब हो जाएगी। ये सारी चीज़ें दिमाग में बहुत बार चलती रहती है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितने भी कलाकार के साथ, जितने भी स्टार्स के साथ हुए, दे ऑल हैव बीन वार्म, ग्रेशियस, ऐसे हाथ बोलते ना, बाहें खोल कर हमेशा मिले हैं। और आई थिंक ये मैंने कमाया है कि वो कहीं पे भी होंगे, कभी भी किसी भी तरह से रहेंगे, कम से कम मुझे गले तो लगाएंगे वो, ये एक दौलत है मेरी। कभी किसी ने ऋषि कपूर कह के बुलाया है, कंफ्यूज किया लोगों ने? बहुत होते हैं ऋषि सर का तो बहुत। पहली बार हम लोग ऋषि जी को, मैं पहली बार ऋषि सर को कहाँ मिला था मैं आपको बताता हूँ। हम कहानी घर की शूट कर रहे थे, फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे एंड रोड पे हमारा सीक्वेंस था कि कुछ कार वार का, पूरी फैमिली थी हमारी, और वहाँ अमूल वॉइस ऑफ इंडिया, मम्मी के सुपरस्टार, ऐसे वो कोई शो था, उसमें शूटिंग हो रही थी और उसमें सारे ऋषि कपूर हिट्स फिल्म के, एक में अंदर से हमको वो गाने बच्चे गा रहे, वो आवाज़ आ रही थी। अच्छा। उनके सारे हिट्स गाने सारे, तो बोलो ओम शांति ओम, ये वो सारे थे। मैं भी ऐसे भाई यार क्या अंदर, साक्षी, मैं, वो नीलम जी, जो, तो पूरी फैमिली ऐसी थी। बोली यार ऐसा तो नहीं है ऋषि कपूर आया है।
तो बोले होगा यार, तो बोले चलो चलते हैं। अच्छा था स्टार प्लस का ही शो था, तो जा सो उन सकते लोग थे। ईपी वीपी जो भी थे जितने उनके चैनल वाले थे, उन लोगों ने हमको भी बहुत अच्छे से वेलकम किया, आई 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 आई। इनफैक्ट ऐसा हम लोग तो दूर खड़े रह के देख रहे थे कि ऋषि जी और नीतू जी थे चीफ गेस्ट, मतलब उनके ऊपर वो पूरा एपिसोड था, एंड द जजेस वे देयर। सो वी वे तो ऐसे कोने से खड़े रह के ही देख लेंगे, बस बस दैट्स इनफ। तो वो एंकर को बोल करके उन लोगों ने हमें स्टेज पर बुला लिया कि हमारी कहानी कर कर की, कि हमारी स्टाफ भी बाकी के एक्टर्स भी इधर आए, सो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। वी वेंट देयर, देन द एंकर इंट्रोड्यूस्ड कि दिस एंड टेलीविजन का ऋषि कपूर। हाँ। अरे तो मैं ऐसे सामने पहले वो, सो ही केम ऑन द स्टेज, ही हग्ड मी एंड बोलते ना वो कहते कि मैं यार यूजुअली ऐसे दूसरे एक्टर्स की पर्टिकुलर स्टाइल्स होती है बात करने की, है ना, कुछ कुछ एक्टर्स की, शत्रु जी की एक स्टाइल है, तो वो बहुत मतलब ईजी हो जाता है मिमिक्री करने के लिए, एक मैनरिज्म होती है हर एक एक्टर की, तो वो पकड़ना बहुत ईजी हो जाता। तो बोले मेरा कोई ऐसा मैनरिज्म है नहीं कि कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टाइल या कोई तकिया कलाम में यूज़ करता हूँ कुछ हो, बोले उसके बावजूद ये करता है मेरी, सो आई एम वेरी गुड ऐसे करके। एंड वहाँ से उस दिन से इतना जब जब मुलाकात हुई, जब जब कपिल के शो में भी वो आए, ही सो लविंग। इनफैक्ट उनका जब वो यूएस में थे तो उनका बर्थडे था, एंड आई ट्वीटेड ऑल्सो कि आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे वो। तो उसके कुछ 4 या 5 दिन के बाद उनका आया था मैसेज, यार थैंक यू वेरी मच दोस्त, मिसिंग यू ऑन टेलीविजन, होप टू सी यू सून। तो वो ऐसे थे। एक उनका मैं, हाँ कितने अलर्ट और कितने अवेयर और कितने कहते हैं ना कि साउंड को कितनी, उनके डांस के स्टेप्स की कितनी समझ थी उनको। अग्निपथ में वो गाना कव्वाली शाह का रुतबा शाह, वो जो कव्वाली उनके बेटे की सगाई के लिए वो गाते, तो वो ऋषि सर भी थे उसमें, मैं और राजेंद्र चावला करके दो हम लोग कव्वाली गा रहे थे। एंड हम मतलब ये ऋषि सर बैठे हैं, उनका बैक शॉट मतलब पीछे कैमरा है, बैक शॉट लगा है, मतलब ओवर द शोल्डर है, ये ऐसे चिंटू साहब बैठे हैं, ऋषि सर बैठे हैं, मैं और राजू सामने हैं, दो मेन कव्वाली गाने वाले, और पीछे मेरे ख्याल से 6-7 लाइन सारे लड़के बैठे हैं उसमें, उनके हाथ में रुमाल ऐसे करके कुछ, वो सारा मूवमेंट चल रहा है। एक रिहर्सल हुआ, 2-3 रिहर्सल हुए, उसके बाद टेक हुआ, एंड टेक वहाँ से मास्टर जी जो थी वो उन्होंने कहा कि ओके 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 फॉर मी, मूविंग ऑन। उन्होंने बोले ऐसे ऋषि जी यहाँ से आवाज रहा, 1 मिनट एक और लेना पड़ेगा। तो वो लोग सब आ गए, वाई क्या हुआ? बोले वो ऑन द 5th लाइन में वो जो लड़का है ना, बोले उसका हाथ इसके बजाय ये वाला उठा। सो एवरीवन वाज लाइक क्या? तो बोले या यो मुंह मत छुपा, खड़े रहे। तो वो खड़े रह गया, नो सर नो। तो बोली सर वॉज इट विजिबल? बोले आप देख लो, दिखा होगा, मुझे दिखा तो उस कैमरे को भी दिखा होगा। दे सॉ इन द मॉनिटर, दे चेक्ड इन द मॉनिटर, एंड वो प्रोमिनेंट था। फिर से 1 मोर लेना पड़ा वो। अब आप सोचिए एक एक्टर जिसका बैक है, कमाल। उनका तो एक्सप्रेशन नहीं है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं। ये लेजेंड ये सबको ऐसे देख रहे हैं। ही वॉज एनेक्टिंग ऑल्सो, और वो एनेक्टिंग में उनकी नजर गई होगी कि ये साला 1-2 इसका रॉन्ग जा रहा है। सो दिस इज वॉट मेक्स देम स्टार्स। वरना क्या लेना देना, चलो जल्दी करो, निकलो यार। हाँ मेरा टेक खत्म, हाँ दिन खत्म करते। इतना आपने और किस एक्टर को देखा इन्वॉल्व्ड और आई फॉर डिटेल जिसके पास हो, जैसे आपने ये किस्सा सुना है? और कौन है इस तरह का एक्टर जिनके साथ आपने काम किया है? जो मैंने मतलब जितना सुना है तो वो आमिर खान है, उनके साथ। हाँ। पर उनके साथ मैंने कभी काम नहीं की। इनफैक्ट मेरी कभी उनके साथ मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं, सभी ऑलमोस्ट सभी है। सी हर एक एक्टर का ना एक अलग अलग टेक
कोई किसी एक डिपार्टमेंट में है तो कोई दूसरे डिपार्टमेंट में, कोई तीसरे डिपार्टमेंट में। जैसे गोविंदा जी के साथ शूट करने का मजा एक अलग आता था, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज इतना करते। हाँ, राजू अभी भी याद है पटेल, मुझे। मतलब वो आई एम सरप्राइज, मतलब वो था कि यार उनके साथ बोलते थे कि यार वो सीन गोविंदा के साथ करो ना यार, तो हमको करने नहीं देता ना, ये वो बात बीच में आती थी ना। मेरे साथ तो उल्टा था, मेरे सीन्स बढ़वा दिए थे उन्होंने फिल्म में। अरे अली अच्छा कर रहा है यार, अली को करने दो यार, अली तो ऐसे कर, अली तो ऐसे कर, अली ऐसे करते, चल ऐसे करते। एंड वो मतलब वो एक फ्रेम में चीची भैया, जॉनी भाई, कादर खान सर, यू नो, लेजेंड्स सबके साथ। सो वो वैसा मौका आज के दौर में आना या वो पल वापस आना बहुत मुश्किल है। सो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। वो कहते हैं ना, वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो मेरी जो कुछ भी अगर मैं थोड़ा भी ठीक करता हूँ तो इन सब का श्रेय इन महान कलाकार को जाता है। और कादर खान साहब के साथ काम करने का एक अनुभव कैसा रहा भाई? कादर भाई बहुत चाहते थे, कादर खान साहब तो मेरी शादी में भी मैंने उनको इनवाइट किया था, तो वो बेचारे आए थे। मैं नहीं भूल सकता, वो फैमिली के साथ आए थे। तो वो आए, स्टेज पर आए, खुश रहो ये वो रहे हो। उन्होंने मुझे एक एनवलप दिया तो मैं बोला, अरे भाईजान इसकी क्या ज़रूरत थी? अच्छा चल फोटो ले ले, बाद में वापस दे देना। तो फिर मैं उनका हाथ चूम के, I am very blessed. I'm telling you, I am so content in life right now, at the moment. ये मुझे ऐसे थोड़ा सा वो अभी भी मलाल है कि मैं हरी भाई संजीव कुमार जी के साथ, ग्रेट एक्टर, ग्रेट, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, जिनको वो, इन लोगों के साथ मुझे मिलने का भी मौका नहीं मिला। तो उस चीज़ का थोड़ा दर्द है, लेकिन बाकी ये लेजेंड्स है, इन सब के साथ मौका मिला है। अली, कभी क्या ऐसे ये लगता है कि जैसे पहले जब काम होता था, सारे एक्टर्स, सारे स्टार्स एक बहुत क्लोज निट फैमिली की तरह रहते थे, सब एक दूसरे के लिए एक्सेसिबल थे, पर अब वो एक्सेसिबिलिटी कहीं कम हो गई है। पहले मैनेजर्स से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर पीआर है, ये सब, ये बहुत तामझाम हो गया है। तो चोचले बढ़ गए, इसको छोटे वर्ड में, सब चोचले बहुत बढ़ गए इसमें। अब वो सिर्फ कास्टिंग भी जो होती थी, फिल्में जो बनती थी, उसमें इमोशंस होते थे, फैमिली यूनिट जैसे थे, रिपीट होते थे सारे कैरेक्टर्स। मैंने आपको कहा ना कि भाई एक्टर 19-20 चलेगा, आदमी अच्छा होना चाहिए। आप उसे कैंप कह लो कि यार ये तो वो कैंप का एक्टर है, क्योंकि बार बार आप उसको रिपीट करते हो, पर एक फैमिली यूनिट है ना, आपको रिपीट तो कर रहे। उसमें से 4 एक्टर है जिनको घुमा फिरा करके रोल दे रहे हैं, उनको कैसे भी करके वो हो रहा है। वो वार्मनेस होती थी, वो आउटडोर्स के अंदर वो साथ में बैठते थे, वो सारा मामला। अब क्या हो गया, वो मेकर्स भी नहीं है, कुछ तो चले गए, कुछ फिल्म बनाना बंद कर दिया उन लोगों ने। अब तो कौन फिल्म बना रहा है, प्रोड्यूसर कौन है, क्या है, डायरेक्टर क्या है, क्योंकि सारा मामला कास्टिंग डायरेक्टर के पास आ गया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये रॉन्ग है, जैसे दौर बदलता है वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि इमोशन हट गया इसमें। और कई बार तो मतलब अभी अनुराग कश्यप ने कुछ समय पहले ये बात कही थी कि एक एक्टर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके मैनेजर ने इतनी डिमांड्स रख दी थी किसी एक प्रोजेक्ट में उनकी कास्टिंग के लिए कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैंने कहा भैया मुझे नहीं करना कास्ट। फिर जब उनकी उस एक्ट्रेस से डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो ये डिमांड थी नहीं, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बीच में जो मैनेजर्स और पीआर वाला, अरे ये भी एक दीवार बनता जा रहा है। हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। पर वो ये है कि डेफिनेटली दौर चेंज हो गया है, प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, पर वो इमोशन और वो बॉन्डनेस नहीं रहा है अभी, वो बहुत कम हो गया है। तो आपका वो बॉन्ड आज की डेट तक भी अगर किसी के साथ इंडस्ट्री में अगर आप किसी को कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा 3 AM फ्रेंड है, आज भी परेशान हूँ, खुश हूँ, कोई राय चाहिए, पहले मैं इस इंसान को फ़ोन करता हूँ, कौन है वो? मेरे लिए तो सचिन जी है, सचिन फिलगांवकर सर। वो ही इज़ अ ब्लेसिंग टू मी, मतलब वो मेरी कुछ तो अच्छा ही ऊपर वाले को
अच्छी लगी, जिसकी वजह से मुझे वो दी है. इज लाइक अ फादर टू मी. सो वो एक है 1 नंबर जो बोलते हैं ना, एक वो नंबर है जहाँ हर चीज़ के लिए मैं जाता हूँ. एंड सारे मेरे इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड टू मी, यू नो, मोर देन दैट एवरीथिंग. एंड वो भी एक अजीब सा. आई वाज शूटिंग फॉर खलनायक. मेरी उनसे पहली बार जो मुलाकात हुई, खलनायक का वो जो मेरी डेड बॉडी वाला सीक्वेंस अगर आपको याद होगा, मैं उसकी शूटिंग कर रहा था फिल्मिस्तान स्टूडियो में. और मैं ऐसे ही लेटा था बिना शर्ट के, यहाँ से ऐसे खून निकल रहे. एंड सचिन जी वॉज शूटिंग फॉर प्रेम दीवाने. वो भी सुभाष जी की फिल्म प्रोड्यूसर थे एंड डायरेक्टेड बाय सचिन जी. वो पैकअप करके वो वहाँ आए थे, आई थिंक फिल्म सिटी में थे या कहीं थे. सो ही पैक्ड, उनका पैकअप हो गया. ही हैड कम देयर, ही हैड अ मीटिंग विद सुभाष जी. तो उस मीटिंग सेट पर आए थे. एंड मैं ऐसे लेटा था, मुझे याद है. वो आकर के सामने सब चेयर्स थी, जहाँ सुभाष जी बैठे, दूसरे और भी जो थे वो लोग बैठे थे, वहाँ सचिन जी भी बैठे थे. एंड मैंने यूँ ऐसे देखा यूँ, तो ही वॉज लुकिंग एट मी ओनली लाइक दिस विद अ स्माइल. सो वो मैं भी उनको एक स्माइल दी. और वहाँ से जो कनेक्शन हुआ, वो आज तक मुझे पता नहीं कैसे हम फिर जुड़ गए. फिर हाय हेलो हुआ. फिर उनके यहाँ से कॉल आया किसी चीज़ के लिए, मैं जा कर के मिला. सो आई वोंट से दैट आई एम लाइक अ सन टू हिम, आई एम हिज सन नाउ. सो वो एक हालांकि इंडस्ट्री के होकर के हम इंडस्ट्री जैसी वाली वो नहीं है हमारी, मतलब वो फीलिंग वैसी नहीं है. इट्स मोर देन दैट. बहुत ही अलग रिलेशन है उनके साथ. एक वही है बस, और कोई नहीं. आप खलनायक की बात करें. खलनायक अपने समय की काफ़ी पॉपुलर फिल्म बनी, कल्ट फिल्मों में उसे गिना जाता है. लेकिन उस समय ना उस फिल्म के आसपास बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई कि वो जो एक संजय दत्त का पोस्टर रिलीज़ किया जिसमें लिखा था हाँ हाँ मैं हूँ खलनायक. कई लोगों ने आरोप लगाया कि आप किसी की ट्रेजेडी का जो है फिल्म मेकर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, क्योंकि ये वही समय था जब वो एक बुरे दौर से गुजर रहे थे. फिर चोली के पीछे गाने को लेकर के भी बहुत चिट्ठियाँ लिखी गई कि भाई ये गाना एक गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है. क्या था वो समय, कैसा था, आपको याद है कुछ क्या चल रहा था उस समय? मैं ऑनेस्टली इतना मैच्योर्ड नहीं था उस दौर को समझने के लिए कि क्या हो रहा है. वो संजू सर को तो लेकर के उस टाइम पे काफ़ी कुछ वो सब चीज़ें चल रही थी. उसके बावजूद भी फिल्म कंप्लीट हो गई एंड फिल्म रिलीज़ हो गई. इट वाज अ बिग हिट. पर ऑनेस्टली मुझे वो उस टाइम पे का कुछ याद ही ऑनेस्टली याद नहीं कि क्या था. कंट्रोवर्सी थी वो गाने को लेकर के कि इसका मतलब गलत मतलब है और वो था. पर ऑनेस्टली पता नहीं यार, हम लोग भी नया नया वो सब चल रहा था, काफ़ी काम कर रहे थे. याद नहीं, ऑनेस्टली उसका याद नहीं. संजय दत्त किस मेंटल स्टेट में उस समय सेट्स पे हुआ करते थे वो? ही वॉज फुल्ली, मतलब मुझे मिले थे. अच्छा, वो सीन में भी जब वो करके खींच के मुझे गिरा देते, वो गिरा देने के बाद कट भी हुआ था, उसके बाद भी वो फर्स्ट आकर के मुझे उठा, यूर ओके, ऐसे गाल पे वो करके निकले थे. जैकी दादा थे, जैकी दादा आए मेरे को आकर के पूछते कि सीन उन्होंने मेकअप रूम में पढ़ा होगा, मेकअप रूम में पढ़ के वो आए, बोले मुन्ना कौन है, मुन्ना कौन है, मुन्ना कौन है. तो असिस्टेंट ने बताया, बोले ये मुन्ना, यो मुन्ना, यू आर गेटिंग किल्ड, फक्ड. सो वो एकदम कूल एंड चार्मिंग. एंड वो एक कलाकार है, वो एक स्टार है जो उस टाइम पे भी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जितने दिल से वो मिलते थे, जितने नो बैगेज कि मैं स्टार हूँ या मैं वो हूँ, मैं किसी से भी मिलना, किसी भी से, वो आज तक वैसे के वैसे ही है. जैकी दादा, जैकी दादा, वो कितने बड़े हिट्स दिए उन्होंने, कितने बड़े स्टार है वो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं. वो इंसान वो आज भी वही है. आज भी वो हर जगह जहाँ जाते हैं वो एक छोटा सा पौधा लेकर जाते हैं यार. वो उनकी वो इंटेंट उनका जो है ना, उनकी नीयत बहुत अच्छी है.
फिर कपिल शर्मा शो कैसे हुआ? मतलब मैं उस कॉल से किस्सा जानना चाहती हूँ, जब पहली बार कॉल आया या जब पहली बार मिले इस शो को लेकर के, कैसा था वो? नहीं, वो उससे पहले हम कॉमेडी सर्कस कर रहे थे। का एक वो था, सीजन था जिसमें दलेर मेहंदी सर और अर्चना जी जज थे। तो हम, मेरी और कपिल की जोड़ी थी उसमें, हम दोनों थे। बीच में भी ऐसे तिगड़ी थी, कोई बीच बीच में एक थर्ड आर्टिस्ट आ जाते थे। तो वो सीज़न हमने किया था एंड वो सीज़न हम जीते भी थे उनके साथ करके। एंड बहुत अच्छा सीज़न था एंड मेरे लिए भी बहुत लर्निंग था। फर्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग विद कपिल एज अ टीम। एंड उसके बाद मैंने फिर वो शो नहीं किया। अच्छा, मेरा वो उस टाइम से भी थोड़ा चल रहा था, क्योंकि उस सीज़न में भी है ना, अगर समझो 26 एपिसोड हमने किए, तो 26 एपिसोड में से मेरे ख्याल से 18 से 20 एपिसोड उसमें मैं फीमेल के कैरेक्टर में ही था, कॉमेडी से। तो वो एक टाइम ऐसे आ गया था कि राइटर जब भी कुछ लिखता था तो वो मुझे उसी, क्योंकि अगर 2 जन परफॉर्म करे तो उसमें एक मेल फीमेल चाहिए आपको, तो फीमेल बाय डिफ़ॉल्ट अली ही करेगा, ऐसे वो हो गया था। एंड बाकी भी कुछ इवेंट्स होते थे, मिस इंडिया का इवेंट या कोई अवार्ड इवेंट, तो उसमें जब शूट करते थे तो वहाँ पे भी ड्रैग में, तो मतलब हफ्ते में कम से कम 4 दिन आई वॉज इन दैट अटायर ओनली। सो वो थोड़ा मुझे खलने लग गया ऑनेस्टली। मुझे था यार ये इसके अलावा और कुछ है नहीं क्या? नो डाउट काम चल रहा है, सब कुछ है, मनी है, पर वो चीज़ ऐसे था यार वो बोले नहीं, जब भी पूछो राइटर को तो कहते हैं भाई आपसे अच्छा कोई करता नहीं है, आपसे अच्छा कोई होता नहीं। और फिर क्या, हमको राइटिंग के लिए भी बहुत एक बैलेंस हो जाता है मेल फीमेल वाले में, तो हम एक दूसरे के ऊपर थ्रो कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी फॉर, अच्छा हो जाता है हमारे लिए। तो मैंने फिर इंटेंशनली आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम देयर। वो हम सीज़न ख़त्म हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, फिर मैं ये था कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे 9 महीने लग गए गरिमा, क्योंकि मुझे जो कॉल आता था वो यही आता था, कॉमेडी और इसमें फीमेल, आप इसमें ये करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, उसमें ऐसे करेंगे। तो वो ना 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 करते 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 9 महीने लग गए मुझे। देन जिनी जूजू केम, जिनी जूजू का ऑफर आया मुझे, एंड मैं तो जिनी जूजू के लिए लपक लिया मैंने। और जिनी जूजू के प्रोड्यूसर वही जो मेरे 1 2 3 4 के प्रोड्यूसर थे, राजीव जी, और उसके डायरेक्टर राजन वागदरे, अच्छा, जिनके जो मेरे चुनौती के एडिटर थे, हाँ। एडिटर थे, फिर वो डायरेक्टर बन गए, गौरौंदा, श्रीमान शिमिती और सारे। सो वो एक रीयूनियन भी हो गया एंड इट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। जिनी जूजू स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, इट डिड ऑल्सो वेल। एंड उसके कुछ 3 महीना या 4 महीना शो स्टार्ट हुआ था, 6 महीने के बाद मुझे ये कपिल के शो का ऑफर आया था। एंड कि हम लोग अभी अलग हो के हम बना रहे हैं, बिकॉज वो प्रोडक्शन से अलग हो गए थे वो लोग। एंड ऐसा ऐसा है, ये सेटअप है। बोला वेरी गुड कैरेक्टर, बोला दादी। बोला नहीं यार मैं दादी नहीं करूँगा, मुझे लेडीज़ का नहीं करना है अभी यार। तो क्यों, क्या ये वो? बोला नहीं यार ऐसा ऐसा है। तो सट के अभी 2 4 एपिसोड कर लेते, क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसे बनी है, उसके बाद हम आपको चेंज कर देंगे। तो ठीक है। एंड वो इस इंटेंशन के साथ कि भाई अभी चेंज होगा, वी वेंट ऑन फ्लोर, 2 3 एपिसोड शूट हो गए और वो इमीडिएट टेलीकास्ट भी स्टार्ट हो गया था उसका। ये नहीं था कि बैंक बनेगा और वो था, फटाफट कट टू कट हो रहा था बिल्कुल। एंड वो फर्स्ट एपिसोड से ही जो टेलीकास्ट हुआ वहीं से वो प्यार मिला। हाँ, वो मतलब ऐसी बम्पर ओपनिंग और लोगों को इतना पसंद आ गया कि वो चेंज करने वाली बात ही रह गई। अच्छा, मेरा उस वक्त भी वो जिनी जूजू से वहाँ जाना, डेटों का थोड़ा इशू होता था, टाइमिंग कैसे, ये वो, तो मैं वो इतना उतने उस वक्त दिमाग में नहीं आया कि यार अभी चेंज करते हैं या ये वो, मोर दादी 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 सारे कैरेक्टर्स, गुत्ती, सब इतने हिट हो गए थे कि हम लोग वो उस बात को ध्यान से ही निकल गया। एंड वो ऐसे चल, तो दिस इज हाउ कॉमेडी नाइट्स हैपेंड। कैसे शूट होता है?
मतलब क्या प्रोसेस होता है इसको शूट करने का, शो को, कॉमेडी नाइट्स को? अगर गैग कर रहे हैं उसमें, कभी किसी एपिसोड के अंदर ऐसे होता है कि हम शुरू में एक छोटा सा गैग करेंगे, फैमिली का ही गैग, मस्ती वाला, सारे अपने कैरेक्टर्स के लिए, उनके उस एक कुछ प्रॉब्लम को लेकर के ये लोग कैसे वो करते, तो वो 15 मिनट का 10 मिनट का गैग होता है, 10 से 12 मिनट का गैग होता है। तो कभी कभी शुरू में शूट करते थे, अगर सपोज सेलिब्रिटीज 4 बजे आ रहे हैं तो हम उसको 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक ऐसे करके शूट करके ख़त्म करते थे। सेलिब्रिटी आते थे, उनके साथ एपिसोड शूट करते, 10 बजे तक पैकअप होता था। कभी कभी सेलिब्रिटी के साथ पहले शूट होता था और गैग बाद में शूट होती थी, क्योंकि सेलिब्रिटी आ गए हैं, उनका आउट टाइम है, उनको जल्दी जाना है, फिर वो हो जाता था। तो उसमें कभी कभी लेट हो जाता था, क्योंकि एपिसोड भले हम वो डिसाइड करते कि भाई अब 4-5 घंटे में हम फिनिश कर देंगे, लेकिन सुर लग जाता है, कभी सेलिब्रिटी भी जो आए हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो मस्ती मस्ती में एपिसोड का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। बिकॉज सी क्या होता है कि वो भले कितनी अच्छी लिखावट हो या हम तय करते ये वो है, वो एक्टर कितना इन्वॉल्व हो जाता है ना, गिव एंड टेक होता है, वहाँ से एपिसोड उठ जाता है। So this is how the shooters। और स्क्रिप्टिंग का कैसे काम होता था आपका? मतलब जैसे जो स्क्रिप्ट मिली उसके बाद जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उस पे इम्प्रोवाइजेशन भी होता था? वो होती, फिर हम रीडिंग करते हैं उसमें, एक ये इतना, क्योंकि एक ढांचा मिलना ज़रूरी होता है ना, कि ये है ऐसे ऐसे इस टॉपिक के ऊपर हम इनके साथ बात करेंगे, ये एक पर्पस के साथ दादी आई या वो आए, फलाना फलाना कैरेक्टर आए, तो वो होती है। और उसके बाद जब 1-2 बार रीडिंग करते हैं, तो हम भी रीड करते, तो हम भी ये होता है कि यार इस पर थोड़ा ये भी कर सकते हैं, तो वहाँ इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है। बहुत बार स्टेज पर इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है, हम कुछ बोलते हैं, वो एक्टर कुछ और बोल जाता है, हमारे मुंह से भी कुछ एक वर्ड निकल जाता है, वहाँ से एक लिंक अलग हो जाती है, चलो फिर ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, डांस करते हैं उनके साथ, ये तो वो और कई बार वो दिखता भी है कि अच्छा कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुआ, सामने से कुछ आया तो वो हंस भी देते हैं, हंसी छूट जाती है। कई बार वो समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पर कुछ अलग हुआ है, बोले ये तो बोलना नहीं था यार, ये हो गया, तो ये हो गया, वैसे इम्प्रोवाइज हो करके। एंड क्या होता है ना, जब चीज़ चल जाती है ना, चीज़ हिट हो जाती है, कि ऑडियंस के साथ कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ऑडियंस को कैरेक्टर पता ही, यार ये कैरेक्टर है, देखो ये अभी ये करेगा, अब वो करेगा, तो वो बोलते ना, वो कुछ गलतियां भी माफ़ हो जाती है फिर आपके लिए, और वो ऑडियंस भी एक्सेप्ट करती है, यार ये तो ये गलती, ये तो ये करेगी, ये करेगी। मतलब वो दादी आती थी, कभी कभी वो उनके लाफ्टर्स इतने, एंट्री पे ही उनकी लाफ्टर्स इतने रहते थे कि उनको चुप कराते कराते मैं अपना फर्स्ट लाइन भूल जाता था। ओके, यार मैं तो भूल गई, क्या बोलने आई थी मैं, इतना कौन बोला ताली बजाने के लिए, ऐसे करके फिर वो करती थी, हाँ अभी याद आया। तो वो भी उनको ऐसे लगता है कि उनके ये पार्ट है, अपने मेरे एक्ट का हिस्सा है, यू नो। दे, जब आपको ऑडियंस एक्सेप्ट करती है ना, उससे अच्छा पीरियड और कोई नहीं होता लाइफ में। फिर आप कुछ भी करो, मतलब कुछ भी इन द सेंस ये नहीं कि वो, पर आपकी हर हरकत पे ना वो एंजॉय करते हैं। जैसे मेरा नाम जोकर में वो एक सीक्वेंस था, जब वो सामने राज कपूर साहब जो जोकर बने हुए हैं, उनके सामने वो देखते हैं उनकी माँ बैठी हुई है और वो शी इज डाइंग देयर। अब वो एक्ट चालू है, वो एक्ट छोड़ नहीं सकते, और वो एक्ट के चक्कर में वो रियल रोते हैं, और वो रोते तो आंखों में से आंसू ऐसे वो जाती है, मतलब वो सिंबॉलिक वो उन्होंने शूट किया था कि वो रो रहे हैं। अब एक्चुअली उन अंदर से उनको तकलीफ है कि उनकी माँ मर रही है, और वो जा कर के, क्योंकि वर्ड है ना, लाइन द शो मस्ट गो ऑन, वो नहीं जा सकते, वो देख रहे माँ रो रही है और वो ऐसे रो रहे। अब ऑडियंस को लग रहा है कि ये जोकर का एक्ट है, और वो लोग ताली बजा रहे, उनको लग रहा है कि यार ये जोकर बेचारा एक्ट कर रहा है, जबकि वो रो रहा अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ मर रही है। सो वही परफॉर्मर के साथ भी वही है, अगर एक बार ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर गई ना, अगर ऑडियंस को आपने अपने ऑरा में या उसमें कर लिया, तो फिर आप यू कैन प्ले विद देम, आपके हर एक छोटे छोटे नॉनसेंसेस पे, हरकतों पे वो आपके साथ एंजॉय करते हैं, और आपके साथ रोते भी हैं। रोते भी है, बिल्कुल रोते हैं, रोते भी है। ये कला, अगर ये ब्लेसिंग
अगर आपको मिल जाए देन स्काई इज द लिमिट। फिर अलग होने का फैसला क्यों लिया आपने? मेरा कैरेक्टर वर्क नहीं हो रहा था ऑनेस्टली। वो एक पॉइंट पे जाके मुझे वो स्टैग्नेंट हो गया था, उसमें कहीं कुछ वो नहीं था, उसमें डेवलपमेंट ही नहीं था। एंड इतनी अच्छे काम करने के बाद, इतना वो करने के बाद आई रियलाइज दैट कि यार इफ़ आई एम ओनली नॉट एंजॉइंग द कैरेक्टर, सो मैं वो पोर्ट्रे कैसे करूँगा। और वो जो एक मैंने इमेज बांधा है ऑडियंस के सामने, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय दैट। इससे अच्छा है कि मैं दिखूँ नहीं, मैं थोड़ा सा गैप ले लेंगे, बाद में कुछ होगा, वो इंटेंशन के साथ मैं हटा। बिकॉज सेम सी आई टेल यू, जो एक बुजुर्ग महिला का जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो दादी में थे, वो ये नानी में फॉरवर्ड हो गए। अब वो सारा पप्पी से लेके मस्ती से, वो डांस से लेके हिचकी, दारू, पोता चाहिए, ये सारा खर्च हो गया था उसमें दादी में। वो नानी में वैसी चीज़ें बनी नहीं। एक्चुअली क्या था कि वो जब कैरेक्टर बनाए थे तो हमने उसको वो रखे थे कि वो देख नहीं सकती है, नानी है, उसकी आंखों की रोशनी नहीं है, और उसकी हरकतों से बच्चे अच्छे एंजॉय करते थे। फिर उसका कुछ SNP इशू उठा के, यू कैन नॉट मेक फन और ऐसे करके, सो हमको वो कैरेक्टर डिसकंटिन्यू करना पड़ा। वो आके नानी की ऑपरेशन हो गई, नानी पर उसके बाद उसमें कुछ काम नहीं हुआ। अक्षय कुमार वाले एपिसोड में नानी ठीक होती है, हाउसफुल वाले। तो इसलिए मैं वो वहाँ से ये हुआ कि नहीं यार, अगर कुछ हो नहीं रहा है, सब सेम ही है, सब सेम है, तो मुझे सिर्फ वहाँ रह के सिर्फ पैसे नहीं कमाने कि हाँ भाई मैं एपिसोड में हूँ, उसने मतलब से अच्छा लेट्स टेक अ एग्जिट। फिर अगर कुछ कैरेक्टर बनेगा होगा तो विल सी टू इट, और वैसा नहीं हुआ। सो जितना प्यार उस कैरेक्टर ने आपको दिया, उतना ही त्याग भी उस कैरेक्टर ने आपसे मांगा है, इन द सेंस कि आपके बच्चों को, मैं पढ़ रही थी, बुली होना पड़ा आपके उस किरदार की वजह से एक स्कूल में। उससे पहले हुआ। अच्छा, वो उससे पहले हुआ। वो जो कॉमेडी सर्कस वाला था ना, वो दौर था जहाँ मैंने फिर वो 9 महीने का ब्रेक ले लिया। मतलब 9 महीने का नहीं लिया ब्रेक, वो ब्रेक ही 9 महीने तक चला, कि 8-9 महीने ही थे। उसके बाद जिनी जूजू का आया, बिकॉज वो सैटरडे संडे उसमें 2-2 एक्ट होते थे, तो दिन में 2 एक्ट, सैटरडे को 2 एक्ट, संडे को, बाकी दिन दूसरे फंक्शंस में भी उसी में। उस टाइम पे वो छोटे स्कूल में थे, तो वो लोग जब भी उनको थोड़ा छेड़ते भी थे, तो मेरे बेटे ने ही मुझे कहा था आपको कुछ और आता नहीं है क्या? तो बोला यार ये तो, मतलब अभी बेटे ने पूछा इससे पहले कि कोई और पूछे। शॉकिंग था वो। तो वो बट गॉड वाज काइंड, गॉड इज काइंड इनफैक्ट, कि वो जिनी जूजू आ गया एंड वो हुआ। एंड देन बट कपिल वाले में फिर जब तक वो लोग बड़े हो गए थे, उतने सेंसेस में थे, एंड उस टाइम पे किसी ने जब ही नहीं पूछा। लोग भी जो मिलते थे ना, फिर वो दादी चीजें, इतना मैं वही कह रहा हूँ ना, ऑडियंस के साथ अगर आपका कैरेक्टर रिलेटेबल हो जाता है ना, अगर वो आपको चाहने लग जाते हैं ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट फिर चीजें और बनती जाती है। आप उसके लिए आप और मेहनत करते हो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ऐसे भी कर लूँ, उनको एंटरटेन करने के लिए। आपके पिता देख पाए थे आपको इन सब किरदारों में? नहीं, मेरे फादर 2008 में ऑफ हो गए। जब ये कहानी ऑन थी, कहानी घर घर की के लास्ट, मतलब 2009 में शायद कहानी घर घर की ऑफ एयर हुआ है। 2008 में मेरे फादर एक्सपायर हुए। उन्हें कैसा लगता था आपको स्क्रीन पे? अरे बहुत अच्छा लगता था। बताते थे दोस्तों को फोन करके? नहीं, दोस्तों मुझे वो करते थे फोन, और बेटा आज का एपिसोड ऐसा था, बहुत अच्छा किया तुमने, ये हो गया। वो थोड़ा सा वो है ना, वो थोड़ा बाल पे ध्यान दे बेटा, तू ऐसा तेरा बाल एकदम ऐसा आंख बंद करके काम मत करो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो। तो वो मेरे हमेशा एक क्या कहते हैं, मुझे वो देने वाले थे कि साहस। हाँ, कि ऐसा नहीं हुआ, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ,
या मैं ये नहीं हुआ, मेरा ऐसा, अरे कोई नहीं बेटा, हो जाएगा, फिक्र मत करो। क्योंकि मुझे याद है वो फर्स्ट ईयर वो था स्टार परिवार अवार्ड, तो मतलब इतना कैरेक्टर हिट था, सारे कैरेक्टर्स हिट थे कहानी के, बाकी सारे भी स्टार के शोज के, पर ये था कि जो देवर का कैटेगरी है वो डेफिनेटली कमल ही होगा। क्योंकि मुझे याद है हम लोग सब वो सेक्शंस में बैठे थे और वहाँ ये था नाउ द कैटेगरी फॉर बेस्ट देवर, तो यहाँ मेरे सारे जो मेरे कलीग्स थे ये लोग तो चल उड़ जा तो ऐसे था ओके, एंड इट गोज टू, तो कोई और नाम ले लिए, तो हैं ये क्या हो गया, ये भी देवर था। तो खैर वो बात कुछ और ही थी, वो उस वक्त नहीं मिली, तो वो डिसहार्टन होकर के मैंने फिर जब निकला तो उनका था बेटा कैसा था अवार्ड शो का, मैंने नहीं दैट नहीं मिला, किसी और को मिल गया। तो एक पॉज था, उनको पॉज लिए, कोई बात नहीं बेटा इसमें क्या है, अगले साल इससे अच्छा करना, सामने से बुला के देंगे वो, अच्छा ठीक है। तो वो एनकरेजमेंट और वो हौसला अफजाई, वो सब चीज़ें बहुत मिस होती है, बहुत मिस होती है। फिर आपकी उनसे बातचीत क्यों बंद हो गई थी? किससे? आपके पिताजी से? नहीं, कभी बातचीत अच्छा, मैंने ये एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपको ये मलाल भी है कि आपने लंबे समय तक उनसे बात नहीं की। नहीं, लंबे समय से नहीं, क्या हो गया था, मैं बिकॉज ये वर्क प्रेशर इतना था ट्रैवलिंग के वजह से, मैं टाउन, फादर टाउन में रहते थे, मैं यहाँ अलग रहने लगा, क्योंकि मैं जब पैकअप करके हम सुबह फ्लोर पे जाते थे तो दूसरे दिन सुबह निकलते थे, क्योंकि ऐसी शूटिंग होती थी, पैकअप का कोई वो टाइमिंग नहीं था, तो सिर्फ ये होता था कि घर जाओ, फ्रेश हो, नाश्ता वाश्ता करो, वापस आ जाओ, 2 घंटे 3 घंटे का ब्रेक, देन अगेन वो। सो वन डे जाते जाते ऐसे सुबह मैंने ब्रेक मारा एंड आगे का मेरा पूरा बॉनेट जो था वो ट्रक के पीछे अंदर चला गया था, नींद की वजह से? नींद की वजह से। आई सेड नहीं बॉस, ये तो ई ना चल बे ये नहीं चलेगा। तो मैं आई लुक्ड आउट फॉर हाउस देयर, देन जब तक बुक किया तो मैं वहाँ रेंट पे रहने लग गया, क्योंकि वो मुलाकात कम हो गई, मुलाकात कम होती थी, सीन में रहते थे तो बातें कम होती थी, फोन पे भी बात कम होती थी। तो मुझे कभी बोलते भी थे बेटा फोन तो कर दिया करो, मैं बोला डैड आप आफ्टरनून में सोते हो, नीचे रेस्टोरेंट से आते हो तो फिर आप थोड़ी देर सोते हो, इसलिए मैं कॉल नहीं करता, जब मेरा ब्रेक टाइम आता है तब आप, क्योंकि उनकी नींद बहुत कम हो गई थी, तो वो दिन में उनको सब पावर नैप मिलता था, तो 2-3 बार किया बात फोन पे किए थे तो वो उठाया था, हाँ हेलो, हाँ नहीं अभी आग लगी थी, तो बुरा लगा था मुझे, मेरी नींद खराब कर दी फादर की। तो इसलिए मैं उस चीज़ का था कि यार मैं, एंड कोशिश बहुत की आप अपने पेरेंट्स को बचाने की, फादर को वो बोलते ना उनके हार्ट का वो था, पर वो नहीं हुआ, तो वो उस बात की बहुत तकलीफ होती है कि यार जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ करने कोशिश करने के बावजूद भी, एंड माँ बाप का चले जाना इज द मोस्ट बिटर ट्रूथ, मतलब इससे कड़वा, तो सुपर हीरोज है ना, हम कभी सोचते ही नहीं है, बच्चों को हमेशा लगता है बाप तो मेरा सुपरमैन है, उसको कुछ नहीं होगा, और मेरी माँ तो, इन्हें क्या हो सकता है, ये इन्हें कुछ नहीं हो सकता है, माँ बीमार हो गए ऐसे कैसे, बीमार तो हम होते हैं, आप हमें अपने लैब पे सुला करके आप हमें ऐसे प्यार से ठीक करते हो, आप लोग को क्या होगा। तो जब वो हो जाता है तो वो, मैं तो एकदम ही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे ऐसे लगा कि मैं गया, मैं भी शायद मैं सरवाइव करूँगा नहीं करूँगा क्या, पर दिस इज़ नेचर, ये कुदरत है, जाना सबको है, इसी तरह से फिर वो कहते हैं ना ऊपर वाला ही आपको सब्र देता है, किसी तरह से आप ही जीने लगते हो, ये वो होते 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 जब तक अपना नंबर आ जाता है जाने के लिए। आज जहाँ से भी वो आपको देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे आपके काम को देखकर, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में। आई होप ही इज हैप्पी वेरेवर ही इज, आई होप एंड प्रे।
यस। अब हम आते हैं उन फिल्मों पर जो आपने गोविंदा के साथ की, गोविंदा के साथ आपने काम किया, और हम ना हमेशा सुनते हैं कि कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, इस कलाकार की कॉमिक टाइमिंग बढ़िया है, ये बढ़िया इम्प्रोवाइज़ करता है। हम अलग अलग कॉमेडी एक्टर्स के लिए ऐसा कहा जाता है, आपके लिए भी कहा जाता है कि यार क्या कॉमिक टाइमिंग है। क्या होता है ये कॉमिक टाइमिंग? एक कॉमिक टाइमिंग क्या है ना, गिव एंड टेक के ऊपर है, एक्शन रिएक्शन के ऊपर है। सबसे पहले तो ना कि आज के जो वो है ना, उनको मैं वही बोलना चाहूँगा कि एक्टिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट सेइंग योर लाइन्स, सिर्फ डायलॉग बोलना। बहुत लोगों को लगता है मैं डायलॉग, अरे मेरा तो डायलॉग ही नहीं है इसमें, ये तो डायलॉग ही नहीं है फिल्म में यार, ये मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, 4 पेज का सीन है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ऐसे कैसे? अभी मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको, इसके बाद आप खुद समझ जाएगी कि व्हाट इज टाइमिंग एंड व्हाट इज एक्शन रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक तो महमूद साहब का भी दूंगा आपको। बॉम्बे टू गोवा आपने देखी फिल्म? बॉम्बे टू गोवा, उस फिल्म में बच्चन साहब, अरुणा ईरानी जी, महमूद साहब, ये सारे लेजेंड्स इस फिल्म में सब है, सब, और बाकी सारे कैरेक्टर भी है उसमें, मौलाना है, पंडित है, मनोरमा जी है, और वो एक रेस खेलने वाला, एक बॉक्सर है, एक फलाना फलाना, ऑल डिफरेंट कैरेक्टर्स। इन सब कैरेक्टर के बीच में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है केस्टो मुखर्जी जी। और केस्टो मुखर्जी पूरे फिल्म में वो सो रहे, वो पूरे फिल्म में सो रहे। वो जहां जहां कुछ होता तो आँख यूं खुलता है, ब्रेक मारते या कुछ शोर शराबा होता तो यूं उठते, फिर से सो जाते। वो एक उसमें ही एक सीन है जहां वो विलन जो है, शत्रु जी के हेंचमैन जो है, वो आता है और वो बंदूक निकालता है यूं, और वो बच्चन साहब ये तरफ बैठे, ये बैठे, और ये बंदूक के बाजू में ही केस्टो है, केस्टो मुखर्जी साहब बैठे, वो वापस ऐसे, अब ये बंदूक है, फिर चले गए। कोई डायलॉग नहीं। दिस इज टाइमिंग, दिस इज टाइमिंग कि आपने एक्शन का रिएक्शन दिया, और वो चीज मोर देन एनी, इट डजंट रिक्वायर एनी वर्ड्स, मोर देन एनी डायलॉग, इट मेक्स एनी यू लाफ। डायलॉग, दिस इज, आप देख करके क्या टाइमिंग है यार, इसको टाइमिंग, टाइमिंग इज प्यार किए जा में महमूद साहब का और ओमपुरी अपने ओम प्रकाश जी का सीक्वेंस है, जहां वो उनको हॉरर सीन, वो डरावना सा, वो सीन बता क्या, तो ये कहानी तो बता मुझे उसके बारे में, और वो कहानी बताना शुरू करते हैं कि ये देखो बड़ी डरावनी कहानी है तो बोले नहीं नहीं बता मेरे को, तो वो जो कहानी बोलना शुरू करती, ये अच्छा, इसके बाद की भी बात करता हूँ, वो करते हैं, वो सारी बोल रहे हैं, इसमें ये कुछ नहीं बोल रहे, ये खाली रिएक्ट कर रहे हैं, और एंड में वो पीछे से कोई और एक आवाज़ देते, अरे क्या हुआ, वो लोग दोनों एक दूसरे को, एंड वहाँ ख़त्म हो जाती। सो दिस इज टाइमिंग, एंड थ्रू आउट टिल महमूद साहब वॉज अलाइव, उन्होंने कभी भी इस फिल्म के लिए उनको अवार्ड मिला था, उन्होंने इस सीन का क्रेडिट कभी खुद ने नहीं लिया, वो हमेशा ये ओम प्रकाश अंकल, ओम अंकल को बोले, मैं ओम प्रकाश जी इसमें जो भी है ये सीन को बड़ा बनाया ओम जी ने, बोले मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन उनके रिएक्शन से ये सीन बड़ा बना है, यू नो। एक तो दोनों दिग्गज कलाकार, ऊपर से महमूद साहब ऐसा बोल के और भी बड़े बन गए, यू नो, कि अपना आज एवरीबडी वांट्स देयर लाइमलाइट, मैंने किया यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये आदमी को जब दे रहे मार के सिखाऊंगा, मेरा स्टार और कम मेरा हो जाएगा, ये इनको तो वाह हो रही है, तो ये बोलते नहीं, वाह का हकदार मैं नहीं हूँ, वाह के हकदार मेरे दूसरे को एक्टर है, उनके रिएक्शन से ये सीन बड़ा बना है। सो ये भी कौन करता है ऐसा? सो दिस इज एक्शन रिएक्शन, इट्स जस्ट टाइमिंग। एक कौन से कोई फलाना लाइन है उसके अंदर इतना सा भी मैं कर लूँ, यस एग्जैक्टली। और यही तो है ना, जैसे आपके भी बहुत सारे किरदार, जैसे दादी नानी का ही लेने, जैसे ही स्क्रीन पे आती है, कुछ उन्होंने कुछ परफॉर्म करना शुरू भी नहीं किया होता है, अब लाफ्टर अपने आप ही आ जाता है, लोग अपने आप हंसने लगते हैं, तालियां बजने लगती हैं। गोविंदा की बात मैं करूँगी क्योंकि एक ज़माना था, शाहरुख सलमान से बड़े स्टार थे गोविंदा, उनसे ज़्यादा काम कर रहे थे, बढ़िया काम कर रहे थे, कमाल के एक्टर हैं, कॉमिक टाइमिंग कमाल की है।
अब क्यों ऐसा हो गया है कि वो कम फिल्मों में नज़र आ रहे हैं, कम काम कर रहे हैं? क्या वजह लगती है आपको? आई डोंट नो, सी मे भी कुछ एक और चीज़ है इसमें गरिमा, एक वक्त आपके लिए मुकर्रर है इतना, एक वक्त होता है, एक किसी का एक वक्त होता है, उस वक्त में आप उतना कर लो, निकल जाओ, आस्ते आस्ते ग्रेसफुली निकल जाओ, जो मेरी समझ में आता है। जैसे जॉनी वॉकर साहब से उन्होंने पूछा था कोई इंटरव्यू में कि उस वक्त महमूद साहब और दूसरे कॉमेडियंस भी, असरानी और वगैरह वगैरह आ रहे थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आप इतने दिग्गज कॉमेडियन रहे कि गुरुदत्त की हर फिल्म में आप होते थे, देवानंद की हर एक फिल्म में आप होते थे, दिलीप साहब के सारे फिल्मों में वो थे, राज कपूर साहब के साथ, मतलब उस वक्त कॉमेडी एंड जॉनी वॉकर एंड जॉनी वॉकर एंड महमूद, ये बहुत कमों को नसीब हुआ है जो इनमें से ये थे। बोले ये आप कोई ऐसी फिल्म नहीं है, मतलब पैरेलल हीरो आप बनते थे, आप गाना भी गाते थे, गाना भी साथ में इक्वल वेटेज इन द मूवी वगैरह होता है। बोले और आज आप फिल्मों में काम कम कर रहे हो, आपको इतना रिकग्निशन नहीं है, दूसरे कॉमेडियंस आ गए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, तो आपको इसे देख करके वो नहीं होता कि यार मुझे वापस करना चाहिए, या क्या फीलिंग आती है आपको? तो जॉनी वॉकर साहब ने अपनी अंदाज में इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बोले कि एवरेस्ट माउंटेन भी जो लोग चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स जो चढ़ते हैं या कोई पहाड़ी चढ़ते हैं, ट्रैकिंग के लिए चढ़ते हैं, वो ऊपर जाते हैं, सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं, अपना झंडा गाड़ते हैं, वहाँ से ऐसे थोड़ा फोटो दिखाते कि मैं यहाँ आ गया हूँ, उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं, कोई रहता नहीं है वहाँ पर, कोई ऊपर जहाँ भी जो ऊंचाई पे एक मुकाम आपने हासिल कर लिया, उसके बाद आप नीचे आ जाते हो कि भाई है, फिर उसके बाद कोई और चढ़ेगा उसके ऊपर, फिर वो जा कर के होगा। तो बोलता मेरा भी टाइम था, उतना मैंने कर लिया, आज मैं ग्रेसफुली, इससे पहले कि लोग मुझे बोले कि हट जाओ, मैं खुद ग्रेसफुली हट गया, और आई एम कंटेंट इन दैट। अदर्स आर डूइंग इट, आई एम वेरी हैप्पी दे आर डूइंग इट। सो वो दिस इज हाउ, यू नो, क्रिकेट में भी होता है ना, सचिन सर भी रिटायर हुए ना। आई रिमेम्बर, मैं उनको एक फंक्शन में मिला था, उस वक्त वो डिसीजन ले रहे, मैं बोला सर मत लो आप प्लीज़ आप कोशिश करके, आप भले आप ऐसे पैड बांध के बैठ जाना, लेकिन आप रिटायर मत हो। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये वो करके। सो बट वी ऑल, बिकॉज वी लव देम, वी वांट टू सी देम, तो हम वो करते। पर एक कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जहाँ फिर वो जो चीज़ आप कर रहे हैं वो रिलेटेबल है कि नहीं आज के दौर में, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर आप क्या कहते हैं, टाइड के साथ, फ्लो के साथ आप चेंज नहीं हुए, तो फिर आपको तकलीफ होगी। यू हैव टू चेंज। ये अभी वो चीज़ें नहीं है, जैसे सिनेमा चेंज हो गई है, वो वैसी सी फिल्में, फैमिली ओरिएंटेड फिल्में नहीं बन रही है, कुछ नहीं बन रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सबको है। कितने कैरेक्टर्स है जो आज घर पर है, पर क्या करें। लेकिन अगर जो दर्शक देखना चाहते हैं, जैसी फिल्में देखना चाहते हैं, वैसी ही फिल्म बनेगी। सो यू हैव टू समवेयर डाउन दी लाइन एक्सेप्ट दैट। बट ही वॉज, वो तो कमाल ही एरा था गोविंदा सर का, कमाल। क्या चीज़ नहीं था जो वो नहीं करते थे, और उनको सब चीज़ जचता था, बिल्कुल कमाल एरा। कॉमेडी की बात करें, आपने लंबे समय तक क्या आप ऐसे कॉमेडी परोसते हैं लोगों के सामने कि अब लोगों को आदत हो गई है आपको वैसे देखने की, वो आपको देख के खुश हो जाते हैं, आपको देख के उन्हें लगता है कि आप हैं तो कुछ तो बढ़िया कमाल हो गई। अब जो कॉमेडी, लंबे समय से कॉमेडी शोज़ में या फिर कॉमेडी के नाम पर वो जो लाइन ब्लर हो जाती है, डबल मीनिंग जोक्स की या फूहड़ता की, कपिल शर्मा शो में भी अक्सर होता है, कई जोक्स आपके किरदार ने भी इस तरह के किए हैं, तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट का कॉल कितना रहता है, और इन जोक्स पर आपका क्या कहना है, इस तरह के कंटेंट पर? सी ये इसमें भी है ना, थोड़ा सा थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है, नॉटीनेस एंड वल्गर। हम जो चीज़ करते थे दादी वाले में वो थी, वो नॉटीनेस बहुत थी उसमें, वो शरारती, वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम करके टच एंड गो करके हम निकल जाते थे।
अब आई बात डबल मीनिंग की या थोड़ा सा वो करना, वो बहुत इजी है करिश्मा। वैसे वाली कॉमेडी करना वो इजी इन द सेंस, नॉट के चलो करते हैं वैसे, पर ये है कि फैमिली कॉमेडी या नीट क्लीन कॉमेडी जिसे कहते हैं हम, जिसमें हम कोई अश्लील बातें या किसी की बॉडी शेमिंग वगैरह भी नहीं, कुछ सिचुएशंस ऐसे बनाए, वो करना वो बहुत मुश्किल है, उसे क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। नॉट डैट कि इट्स नॉट अचीवेबल, बट वो मुश्किल है। अब क्या है, वो अभी इतने जो बच्चे, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें, जो मुझे ऐसे लगता है ना कि भाग रहे सब, ये रेस जैसा हो गया है, भाग रहे वो। आप सोशल मीडिया के गुलाम हो गए हो, अब ये डिलीवर करना है, अब ये देना है, आज एवरी वीक हमको ये देना है, हर हफ्ते हमको 2 लोड करना है, अब ये वो करना है। क्रिएटिविटी वाला काम है ये, क्रिएटिविटी वाला काम है वो। ये नहीं है कि दुकान से खरीद के लेकर आए, कट पट के कर दिए। उस चीज़ को जहन में आना, एंड इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करते हो, अरे वो ऐसा हो गया, उसके ऊपर एक स्पूफ करते हैं, हम वो करते हैं। आप यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ टाइम, आप भाग रहे हो दूसरों के साथ, प्रेशर में आ गए हो, अरे नहीं हो गया, ये हो गया, वो हो गया, विच इज़ आई फील थोड़ा रॉन्ग है आप अपने आप के लिए। और उस वक्त जब आप को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे फॉलोअर्स है आपके पास, लोग चाहते हैं आपको, यू नो, आप यू आर लकी कि आपको ये, आप ऐसे टाइम में हो जहाँ हम लोग, आप जो भी लोड करोगे, जो भी दोगे, लोग देखते हैं, उसकी बड़ा मंच है आपके पास। तो व्हाई नॉट यूज इट इन अ गुड वे? यू कैन क्रिएट इट। उसको, उसकी लाइकिंग थोड़ी कम होगी, पर वो भी ग्रो करेगी ना फिर। अभी आप क्योंकि ये देखो, जो कंटेंट वो दे रहे थे उसके भी ऑडियंस थे, देख ही रहे थे ना, तब पता चला कि नहीं यार ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया या अश्लील हो गया। तो इंडियाज गॉट लेटेंट का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। वो वैसे शोज भी तो चल रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब ऐसा वो कर सकते हो तो इसको थोड़ा सा बेटर कर लो। आपको सारी यूथ देख रहे हैं और आप में पोटेंशियल है, यू वाला, आप लोग सब इतने अच्छे टैलेंटेड हो यार, तो उसको थोड़ा सा, उसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा ब्रेक दे करके थोड़ा सा ऐसा करो कि ताकि सब फैमिली देखे। आज टाइम अभी बहुत मुश्किल हो गया है, पहले यू कुड हैव करके चुपचाप निकल सकते थे, हो जाता था। आज ये मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, कौन क्या ऑब्जेक्शन उठा लेगा, किसको कहाँ हर्ट हो गया, सो यू हैव टू बी अकाउंटेबल। तो थोड़ा सा आप, एंड आई एम श्योर वो करेंगे। अभी जो एक बोलते हैं ना, एक हर रुकावट जो आती है ना, वो अपने आप को फिर से रिजुवेनेट करने के लिए ज़रूरी होती है। एक ठहराव आ गया है, अब ये वापस ज़रूरी है। हाँ, बैंक के साथ आएंगे। अब मुझे डैनी शिकायत करेंगे कि जिस फिल्म के लिए आए थे उसकी तो बात ही नहीं की। इतनी बातें हैं ना अली आपसे करने के लिए। आप सोचिए कि मैं आपसे और 1 घंटा बैठ के बात कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि समय की कमी है तो अब हम उस फिल्म पे आते हैं। फिल्म का नाम बहुत कमाल है, लव करूँ या शादी। लव करूँ या शादी, ये काफ़ी वैचारिक सा ऑप्शन है, मतलब सबके विचार अलग हो सकते हैं। क्या फिल्म है, किस बारे में है? ये सदाबहार सब्जेक्ट है, लव करूँ या शादी। ये हमारे वक्त में भी था, हमारे पेरेंट्स के वक्त में भी था, आई एम श्योर उस वक्त भी। और उस वक्त इसलिए था क्योंकि उस दौर से ये सब मुहावरे आए हैं ना, कि शादी वो लड्डू है जो खाए तो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। ये मुहावरा आज का नहीं है, सदियों पुराना है। तो उस वक्त भी ये था कि सामने वाले के थाली का लड्डू हमेशा स्वादिष्ट लगता है। ये अब इसको मानो तो भी ये भी डबल मीनिंग हो जाती है ना, बिल्कुल। सामने वाले के थाली का लड्डू हमेशा स्वादिष्ट लगता है, यानी आप उसको हिट कर रहे हो वैसे। तो ये पहले से चलता आ रहा है कि प्यार करे या शादी करे। और आज के दौर में अगेन कमिंग टू दैट सेम टॉपिक, कि इतना सब कुछ भाग रहे, इतना सब कुछ फास्ट हो रहा है, बाहर दूसरे शहर से, दूसरे गांव से, 2 टायर 3 टायर मेट्रो, अलग अलग जगह से अलग अलग शहर में जाते लोग कमाई करने के लिए, बसने के लिए, सब कुछ कर रहे। शादी का वक्त नहीं मिलता है। जब माँ बाप कहते कि शादी करो तो बोलते नहीं, मैं अपना घर बनाऊंगा फिर मैं शादी करूँगा। उस बीच में अफेयर हो जाता है, रिलेशन बन जाती है, रिलेशन होते होते आप यूज्ड टू हो जाते हो, फिर आप शादी नहीं करते हो, फिर वो लिव इन हो जाती है, फिर लिव इन होकर होती है, फिर वन फाइन डे यू डिसाइड कि चलो शादी करते, फिर शादी करते, फिर वो शादी टूट जाती है। शादियाँ आजकल जिस हिसाब से डिवोर्स वगैरह हो रहा है, इट इज़ वेरी सैड।
इतना इतना रिच इंस्टीट्यूशन, इतना रिच इन द सेंस इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे पास। हम लोग मैरिज, जितना मुझे समझ है, ऊपर वाला एक ही चीज़ से बहुत नफरत करता है, वो है तलाक, डिवोर्स। वो कहते हैं ना, आसमान पे रिश्ते बनते, जोड़ियाँ बनाती है, तो वो चीज़ है। 2 घर टूट गए। अच्छा, अभी के बच्चे तो वो भी नहीं सोचते कि वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। आजकल तो फ़ोन पे ही न्यूज़ दे देते ना, अभी से सेपरेटेड। शादी भी होती है तो वीडियो कॉल पे हो रही है, क्योंकि माँ बाप गाँव में है, दूसरे शहर में है, उतना टाइम भी नहीं है कि यहाँ आए। इन्होंने ही आपस में डिसाइड कर लिया कि हम वी आर गॉट मैरिड, पीपी पेरिपोना, और फोन पे ही बाय बाय, नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा था, छोड़ दिया सी, ओके, नहीं छोड़ दिया मम्मी, नहीं वर्क हो रहा था। पर उनके दिल पर क्या बीतेगी? तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है कि हम लव करें या लिव इन करें या शादी करें, तो उसको बहुत ही बखूबी इस फिल्म में डायरेक्टर जयप्रकाश जी ने दिखाया है कि लव करूँ या शादी, ये टॉपिक हंसते खेलते निकल जाएगी। और ऐसी हंसती खेलती फिल्मों की हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि जो सापा धापी वाली ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, ऐसे में कुछ ऐसा आए जो हमें हंसाए, गुदगुदाए और हल्का फुल्का मूड करके हमारा छोड़ दे। तो ऐसी ही एक फिल्म है, आप ज़रूर देख सकते हैं। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली आने के लिए और हमारे साथ इस बातचीत के लिए। आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।